रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस उन्होंने एक जजमेंट पास किया जो कि बहुत ही फेमसली नोन है बुलडोजर जस्टिस के नाम पर। हो क्या रहा था, बेसिकली बहुत सारे स्टेट्स के, स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सब स्टेट में इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वो उनके हाउसेस को डिमोलिश कर रही थी। तो इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए इस पर बेसिकली 3 ऑर्डर पास किए। पहला ये कि अगर गिल्टी किसी को प्रूव करना है तो गिल्टी प्रूव करना एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, दिस इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ जुडिशरी। पहली चीज ये। दूसरा कि अगर किसी भी पर्सन के हाउसेस को डिमोलिश किया जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले उसको नोटिस दिया जाना चाहिए, और उस नोटिस को ताकि उसका वो रिस्पॉन्ड कर सके। और तीसरा, अगर फिर भी कोई भी पब्लिक ऑफिसर डिमोलिशन का एक्सरसाइज करता है तो उसको उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है जिसका भी घर गिराया गया है, और दूसरा उसको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। अब ये जो चीज है, ये जो जजमेंट है, बेसिकली ये कहाँ से इंस्पायर हो रहा है? दिस इज बेसिकली टू इंश्योर दैट कि आर्बिट्रेरी एक्शन कुछ भी ना हो, और बहुत ही अकाउंटेबिलिटी के साथ जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स है वो अपना एक्शन ले। पहला चीज। दूसरा, इट इज एन एफर्ट टू इंश्योर दैट जो रूल ऑफ लॉ है वो मेंटेन रहे, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनली ड्रिवन कंट्री जहां पर कानून का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं होना चाहिए। अब इस टाइप के जो इश्यूज होते हैं वो जनरली सिविल सर्विसेज के मेंस पेपर GS2 में पूछे जाते हैं। बट होता यह है कि व्हेन इट कम्स टू द आंसर राइटिंग, वी ऑलवेज फंबल अलॉट, क्योंकि हमें कंटेंट पता है, कई बार हमें चीजों का डेवलपमेंट भी समझ में आता है, बट वी आर नॉट एबल टू पुट दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ पीस ऑफ पेपर इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। क्योंकि लक्ष्मीकांत तो हर कोई ही रट ले रहा है, लेकिन नॉट एवरीबडी इज एबल टू address the demand of the question, not everybody is able to answer the question which is getting asked। क्योंकि इन जनरल अगर देखा जाए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इकोसिस्टम में कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स सबसे ज्यादा पढ़ते हैं तो वो है इंडियन पॉलिटी, स्पेसिफिकली लक्ष्मीकांत जैसा स्टैंडर्ड बुक। जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हम लोग गैदर कर लेते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टी से भी कर लेते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू पुट इट ऑन द पेपर। हमें ये डिसाइड करने में डिफिकल्टीज होती है कि हमें क्या लिखना और क्या छोड़ना है, एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर नॉट एबल टू स्कोर रियली गुड स्कोर। Hello everybody, welcome back. This is Rishi ji, and here in this video we are going to exactly solve that problem. Specifically GS2 में किस तरीके से हमारा जो स्कोर हो एटलीस्ट 120 130 प्लस जाए। तो इस वीडियो का सिंगल पॉइंट एजेंडा है जो कि सिंपल सा है, तोड़ते हैं आपके आंसर राइटिंग के डर को। क्योंकि एवरीबडी, मतलब जितने भी हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग तो है, नॉलेज तो है, लेकिन आंसर राइटिंग करने की जब बात आती है, वी हैव टू, लेट्स से आई एम गिविंग अ क्वेश्चन, उसको अगर लिखना हुआ तो इतना डर भरा है। और इनफैक्ट जब मैं अभी लास्ट वीडियो में जब मैं एनालिसिस कर रहा था GS पेपर 1 की टॉपर्स कॉपीज की, तो उस समय मैं एनालिसिस करने के बाद मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि सबसे पहले मेरे को स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहिए आंसर राइटिंग में, क्या आना चाहिए, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो कंक्लूजन हो, और हर एक का जो एक फ्रेमवर्क होता है, जो ये टॉपर्स, जितने भी टॉपर्स हैं, इन्होंने किस तरीके से यूज किए थे अपने आंसर कॉपीज में, उसको हम, मतलब मैं जब वहां पर डिस्कस कर रहा था, हो ये रहा था कि आई गॉट अ कपल ऑफ मैसेजेस जिसमें मतलब द पर्सन वाज सेइंग कि जो आप बोल रहे हो, आप इवेंचुअली आप वैल्यू एडिशन कहां पर कर रहे हो। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग एज पर हिज और हर इनपुट वाज दैट कि मैं तो सिर्फ टॉपर्स की कॉपीज को पढ़ रहा हूं, तो वेयर इज दैट वैल्यू एडिशन? सो फॉर दैट ओनली आई हैव एक्चुअली कम अप विद दिस वीडियो। GS2 का टॉपर्स कॉपीज का एनालिसिस करने से पहले आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो सो दैट कि आपके पास एक फ्रेमवर्क हो, आपके माइंड में एक थॉट हो। मैंने खुद ने भी GS2 के लिए मैंने अतीश माथुर सर का मैंने फ्रेमवर्क फॉलो किया हुआ था, एंड इनफैक्ट इट वाज रियली रियली हेल्पफुल फॉर मी। एंड इनफैक्ट जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स कॉपीज में जो ट्रेंड देखा गया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो यही है कि इन्हीं किसी ना किसी फ्रेमवर्क को यूज करके उन्होंने भी अपना आंसर बिल्ड किया था। चाहे वो अनिमेश सर हो, चाहे वो इशिता किशोर मैम हो, चाहे आदित्य सर हो, या फिर श्रुति मैम हो, इन सभी की कॉपीज में एक स्टैंडर्ड अप्रोच था, और वो जो अप्रोच था, मैंने देखा कि अगर मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इट वुड नॉट बी फिजिबल, रादर लेट मी मेक अ ब्रॉड फ्रेमवर्क विच आई हैव माई सेल्फ लर्न फ्रॉम अतीश सर्स कंटेंट। तो वो मैं शेयर करता हूं पहले, एंड देन वील बी गेटिंग इनटू द टॉपर्स कॉपीज एनालिसिस। और ये वीडियो, ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपका सिंगल पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिकली GS2 आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि GS2 के आंसर राइटिंग के लिए इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स गेट इनटू योर जोन ऑफ आंसर राइटिंग इफेक्टिव आंसर्स। अब यहाँ पर इफेक्टिव आंसर्स के लिए बेसिकली क्या होता है, आंसर राइटिंग का जो मेंस में जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है
कि एक बेसिक गाइडलाइन हमें फॉलो करना है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जानी चाहिए। और फाइनली कुछ एक सजेशंस होंगे और इवेल्युएशन फ्रेमवर्क्स मैं शेयर करने वाला हूं, जिसका यूज करके यू कैन सेल्फ इवेल्युएट योर कॉपीज। ऑलराइट, तो ये जो वीडियो का जो अल्टीमेट मोटिव ये है कि आप इस वीडियो को एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो आप अपने नोट्स मेकिंग के लिए, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग दीज टेक्निक्स टू मेक योर नोट्स ऑल्सो, स्टिल इट वुड बी एक्टिंग एज अ आंसर राइटिंग। क्योंकि अगर आप इस फ्रेमवर्क को यूज करके अपना नोट्स बनाओगे तो इफेक्टिवली यू आर प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। और जिस तरीके से, जितना ऑर्गेनाइज, जितना स्ट्रक्चर, जितना ऑथेंटिक वे में आपका नोट्स होगा, उतना ही बेहतर आपका आंसर कॉपी होगा, क्योंकि आंसर पर वही रिफ्लेक्ट होता है जो आपके नोट्स में है। राइट, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जनरल गाइडलाइंस क्या है। जनरल गाइडलाइंस का सबसे पहला फ्रेमवर्क पॉइंट ये है कि योर क्वालिटी इज equally important if not more than your quantity, because this is the game of balance। मतलब यहां पर अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा चॉइस लेना पड़े कि आपको बहुत ही एक्सेप्शनल आंसर लिखना है और दूसरा थोड़ा सा एवरेज आंसर लिखकर दो आंसर्स को कवर करना है, ऑलवेज गो फॉर टू आंसर्स। बिकॉज स्टैटिस्टिकली ये प्रूवन है कि जो कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है उसका चांसेस ज्यादा होता है कि वो स्कोर ज्यादा कर पाए। क्योंकि इवन इफ यू आर राइटिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट आंसर, स्टिल यू आर कंपीटिंग फॉर लेट्स से 7 और 8 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर आप मान लो कि दो क्वेश्चन लिख रहे हो ऑन एन एवरेज लेवल पर, तो एटलीस्ट यू वुड बी गेटिंग 5 मार्क्स ईच, विच इज मेकिंग इट अप एज 10 मार्क्स, विच इज मोर देन योर 6 मार्क्स और 7 मार्क्स। सो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल कि फिनिशिंग योर पेपर इज योर प्राइमरी प्रायोरिटी। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ये पहला चीज हमें ध्यान में रखना है। दूसरा होता ही है कि कई बार जैसे मैं बहुत सारी कॉपीज को मैं इवेलुएट कर रहा हूँ तो उसमें हैंडराइटिंग के इश्यूज आते हैं, एंड पीपल यूजुअली से दैट कि भैया मेरा जो आंसर है उसमें हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं हो रहा है, चीजें मतलब मैं कैसे करूं। तो आई सजेस्ट कि भाई प्लीज मेक वन थिंग इन योर नोट, दैट नीटनेस इज मच मच इंपॉर्टेंट देन हैंडराइटिंग। नीटनेस का मतलब क्या है कि आपके जो आंसर्स आप लिख रहे हो उसकी लेजिबिलिटी होनी चाहिए, राइट इट क्लियरली एट अ स्पेस्ड डिस्टेंस, ताकि चीजें क्लियरली विजिबल हो। तो मतलब इवन इफ यू आर नॉट हैविंग वेरी वंडरफुल हैंडराइटिंग, स्टिल ट्राई टू हैव नीटनेस इन योर आंसर्स। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, दैट इज अबाउट addressing the core demand of the question। don't digress from the question। मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके टू द पॉइंट उसको एड्रेस करना है। डोंट बीट अराउंड द बुश, यू हैव टू एंश्योर दैट योर आंसर्स आर रेलेवेंट। आपको रेलेवेंसी का स्कोर मिलने वाला है, ना कि आपको रैंडमली कुछ भी पेपर फिलअप करने का। ठीक है, तो दिस पॉइंट नीड्स टू बी देयर कि आपको रेलेवेंट आंसर्स लिखना है, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। राइट, और एक बात ध्यान में रख लेना कि एक और दूसरा डिबेट चलता है कि पॉइंट्स में लिखें या फिर पैराग्राफ में लिखें। सो फॉर दैट आई विल से कि वॉट एवर हेल्प्स यू टू एक्सप्लेन, मतलब जो भी चीजें तुमको हेल्प करती है एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी चीजें तुम्हें हेल्प कर रही है कि तुम अपना जो थॉट है उस टॉपिक को लेकर कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हो, आप अपने थॉट्स को सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो। अब चाहे उसके लिए आपको फ्लो चार्ट का हेल्प लेना पड़े, चाहे डायग्राम्स का हेल्प लेना पड़े, चाहे कोई भी बार ग्राफ या फिर हब स्पोक डायग्राम्स को ड्रॉ करना पड़े, कुछ भी ड्रॉ करना पड़े, आप उसको ड्रॉ करो। मेक श्योर दैट यू आर कम्युनिकेटिंग वेरी इफेक्टिवली। और उस कम्युनिकेशन के लिए जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपको सही लग रहा है, चाहे वो डायग्राम या फिर पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज डू दैट। क्योंकि आपका अल्टीमेट एजेंडा क्या होना चाहिए, यू हैव टू कन्वे व्हाट यू हैव टू। ये चीज ध्यान में रखना, आपको जो कन्वे करना है वो कन्वे होना चाहिए। और ये कन्वे करते वक्त आप ये इंश्योर करो कि आपका टाइम बचे। यू डोंट हैव लग्जरी ऑफ टाइम, मतलब आपके पास ऑलवेज देयर वुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। सो इफ वी आर रिसोर्टिंग टू सच टेक्निक्स लाइक फ्लो चार्ट और डायग्राम और हब स्पोक मॉडल्स, इट यूजुअली सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप कीवर्ड्स में तब डील करते हो, आप फ्लो चार्ट में चीजों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज आप डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ठीक है, तो ये जो डिबेट है पॉइंट वर्सेस पैराग्राफ, आई विल से कि आइडेंटिफाई योर नेचुरल फ्लो, जो चीज आपको सबसे बेस्ट सूट करती है। और वो आपको कैसे पता चलेगा, आंसर राइटिंग करके, प्रैक्टिस करके। व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, ट्राई टू सी दैट वेदर यू आर एबल टू पुट योर थॉट्स फ्लॉलेसली इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, या फिर आपको उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में रखने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई विच फॉर्मेट सूट्स योर टेम्परामेंट। ठीक है, और वो कब होगा, जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। तो जस्ट ट्राई टू राइट अ कपल ऑफ आंसर्स, और उसके बाद देखो कि कौन सी चीज आपके टेम्परामेंट को सबसे ज्यादा सूट करती है, विच सूट्स योर अप्रोच द मोस्ट। और जो चीज आपकी अप्रोच को सबसे ज्यादा सूट करती है, दैट यू हैव टू फॉलो। ऑलराइट, तो चाहे फॉर एग्जांपल अगर एक लेट्स से वी आर टेकिंग एग्जांपल कि मीडिया मीडिया पर कोई क्वेश्चन आ रहा है, और मीडिया में इश्यूज विद मीडिया, अगर अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो दैट इज हाउ यू विल बी राइटिंग। बट लेट्स से देयर इज अ इशू ऑफ लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन रिपोर्टिंग, और इस चीज को आपको लिखना है, तो इसमें सिर्फ इतना मत लिखो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यू हैव टू एक्सप्लेन इट अ बिट। ऑलराइट, तो ऐसा मत करो कि जब आप पॉइंट वाइज में लिख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप कीवर्ड्स ही डाल रहे हो, यू हैव टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो। मतलब ऐसा भी मत करो कि वो पूरा का पूरा ऐसा लगे कि बहुत ही
बहुत ही ऐसा कीवर्ड टाइप का आंसर है, मतलब कि देयर इज नो फ्लो इन योर आंसर, वैसा ना लगे। इसके लिए यू हैव टू एंश्योर दैट कि आप जो भी, जैसे मीडिया वाला जो इशू है, इश्यूज विद मीडिया, उसमें आप लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन रिपोर्टिंग इस इशू को डिस्कस कर रहे हो, तो ट्राई टू एक्सप्लेन अ बिट, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोर आंसर स्ट्रक्चर। अब गाइडलाइंस हो गया, बेसिक गाइडलाइंस हो गया, कोर आंसर स्ट्रक्चर्स पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगा कि यू टेक पेन कॉपी, जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए। मेक श्योर दैट कि जो भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर पॉज करना है, पॉज द वीडियो, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके उसको प्रोसेस करो, ट्राई टू इंटरनलाइज इट, लेट इट बिकम योर पार्ट, लेट इट सेटल इट डाउन, और फिर उसके बाद प्रोसीड करो। मतलब जितना ज्यादा पॉज करके रोक रोक कर उस पर थॉट देना, उस पर थिंक करना है, यू डू ईच एंड एवरीथिंग। अगर जो भी एग्जांपल्स मैं लूंगा उसके अलावा कुछ और एग्जांपल लेकर इसी फ्रेमवर्क को, जो मैं फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ उसी फ्रेमवर्क को अगर आपको यूज करना है, प्लीज डू दैट। ऑलराइट, तो ये होगा सबसे बेस्ट अप्रोच टू एक्चुअली स्टार्ट योर आंसर राइटिंग, ठीक है। और इस वीडियो का बेसिकली पर्पस क्या है, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर देने का पर्पस क्या है कि टू ऑटोमेट, एक आपका आंसर राइटिंग की जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करना है, एक मेंटल चेकलिस्ट बनवाना है, ताकि एक आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप हो जाए, सो दैट कि जस्ट थिंक इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, यू हैव टू जस्ट थिंक इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। फिर जब आपकी थिंकिंग ऑर्गेनाइज मैनर में होगी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग से प्लेस करना है, और बाकी आपका पूरा का पूरा आंसर रेडी हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये इस वीडियो का अल्टीमेट पर्पस है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देने वाला हूं कि क्या इंट्रोडक्शन में नहीं करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये चीज आप इंश्योर करके चलो कि यू डोंट हैव टू रिपीट द क्वेश्चन, राइट। आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, ये चीज आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि लेट्स से अभी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि द रीसेंट गवर्नमेंटल मेजर्स टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन हैव बीन इनसफिशिएंट, राइट, डिस्कस दिस। तो होता क्या है, मेनी टाइम्स वी टेंड टू राइट लाइक एयर पोल्यूशन इज अ क्रिटिकल इशू एंड recent government measures have not been very effective in addressing this problem। अब यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में हमने जो क्वेश्चन था उसी को ही रिफ्रेज कर दिया। वी आर नॉट इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग एनीथिंग सब्सटैंटिव टू द इवेल्युएटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीज नहीं करना है, प्लीज डू नॉट रिपीट व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन, ठीक है। और ये कई बार हम लोग आउट ऑफ चॉइस नहीं करते हैं, ये आउट ऑफ हैबिट हो जाता है, क्योंकि हमारा ये हैबिट होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको एक बार रिपीट करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर जाना। तो ये चीज नहीं करना है, ठीक है। सो ये कैसे होगा, यू टुडे इटसेल्फ यू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन दैट यू विल नॉट रिपीट द क्वेश्चन। और जब ये आप अपने माइंड को बोलते हो, तो ऑब्वियसली आपका माइंड अब उसको एग्जीक्यूट करने से एक स्टेप बैक लेगा, और वही हमको चाहिए। You don't have to rephrase the question, you don't have to twist the question so that it is content is same, substance is same, but you are just rephrasing it। तो इससे एग्जामिनर को ये कन्वे होता है कि you are not putting anything and that too at the very beginning itself। तो ये बहुत ही रॉन्ग, आई वुड से, आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में जाता है, ठीक है। और वी ऑल नो दैट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो गलत ना जाए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर अपने आप से खुद पूछो कि कौन सा फ्रेमवर्क जो होगा यू नो द बेस्ट, मतलब जो जो अभी हम लोग फ्रेमवर्क डिस्कस करने वाले हैं उसमें यू आस्क योरसेल्फ कि कौन सा फ्रेमवर्क, विच फ्रेमवर्क यू नो द बेस्ट, फर्स्टली। दूसरा, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू राइट योर इंट्रो। मतलब मैं अभी अराउंड 5 to 10 इंट्रो के मेथड्स बताऊंगा, उसमें से आपको चेकलिस्ट सोचना है कि इसमें से कौन सा इंट्रो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट सूट करेगा, राइट। और फाइनली, कई बार क्या होता है कि हमें ये भी नहीं समझ में आता कि यार ये सूट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन कई बार कुछ इंट्रो इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाता है। तो जो इंट्रो इमीडिएटली स्ट्राइक कर रहा है, यू जस्ट आस्क इट कि इज इट द राइट इंट्रो टू स्टार्ट विद, और क्या ये इफेक्टिव होगा मेरे कंटेंट को कम्युनिकेट करने के लिए या नहीं। बस इतना आपको करना है, उसके बाद आपको चीजों को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब ये चेकलिस्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंट्रो का एक बेसिक चेकलिस्ट मैंने बनाया है बेसिकली। इसमें जो चेकलिस्ट है वो क्या है, इसमें वन ऑफ द स्टार्ट चेकलिस्ट ऑफ द इंट्रो वुड बी स्टार्टिंग योर इंट्रो विद द डेफिनेशन, राइट। अब डेफिनेशन से अगर हम लोग इंट्रो अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने उसके टाइप्स हैं। तो वन ऑफ द टाइप इज फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है। और फॉर्मल इंट्रोडक्शन जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसमें वी नीड टू कोट द सोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अगर एक अपना डेफिनेशन दिया करप्शन का, इट इज लाइक अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर, राइट। तो जब हम लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यू कैन से दैट कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल डिफाइंस करप्शन एज द अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। सो द मोमेंट यू से दिस, तो उससे आपको ये क्लैरिटी होती है, और ये आपने कम्युनिकेट कर दिया कि करप्शन का एक ऑथेंटिक डेफिनेशन मैंने दिया है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, राइट। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा, देयर इज इनफॉर्मल वे टू डिफाइन द थिंग्स। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें चीजों का अंडरस्टैंडिंग होता है, बट वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर और रिकॉल द थिंग्स एग्जैक्टली द वे इट इज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन आ गया, राइज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन का क्या इंपैक्ट है एम्प्लॉयमेंट पर।
अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द implications ऑफ लेट्स से राइज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन स्पेसिफिकली ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें आप आंसर मतलब इसको लिखते वक्त आप मतलब यू कैन कोट दैट कि द राइज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन कैन truly or significantly impact the gig economy in a larger I would say in a larger way, क्योंकि this will your economy मतलब it this will streamline your economy, this will enhance the efficiency, or it will definitely enable the workers to leverage their AI tools to better the job, राइट। सो इस तरीके से अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो फिर भी यहाँ पर एक्चुअली हम लोग ने कोई एग्जैक्ट डिफाइंड फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दिया, लेकिन चूंकि हमें अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से एआई और एम्प्लॉयमेंट को कोरिलेट किया जा सकता है, वो अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर एग्जामिनर को दे रहा हूँ। एंड द थिंग इज दैट कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, तो उसको जितना ही सिंपल वर्ड में हम एक्सप्लेन करते हैं वो उतना ही बेहतर होता है। व्हाई? बिकॉज ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और एग्जामिनर को भी ये पसंद है कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरट्वाइंड टॉपिक है, उसको कितने आसान लैंग्वेज में आर यू एबल टू पुट इट, और ये एक्चुअली बहुत सारे टॉपर्स यूज करते हैं, राइट। तो ये वन ऑफ द अप्रोच हो गया कि यू आर डिफाइनिंग, लेट्स से कोई भी इशू हो गया, जैसे एआई का मतलब एआई एंड ऑटोमेशन के लिए आप कस्टमर सर्विस या फिर फाइनेंशियल सर्विस में उसका क्या रोल है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल है, हेल्थ केयर में क्या रोल है, इस चीज को बहुत ही क्रिस्प एंड प्रिसाइज मैनर में यू कैन डिफाइन, राइट। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा अप्रोच आता है इंट्रोडक्शन का ही दूसरा चेकलिस्ट है, दूसरा इज डोमेस्टिक लीगल प्रोविजन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर जीएस 2 का हो गया, चाहे वो सोशल इश्यूज हो गया, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, या फिर जीएस 4 के एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को कॉन्टेक्चुअलाइज फ्रॉम द इंडियन लीगल सिस्टम। अगर हम लोग इंडियन लीगल सिस्टम से अगर हम लोग उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर पा रहे हैं व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट, तो फिर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट टोन सेट करता है। और वो डोमेस्टिक लीगल प्रोविजन, इट कुड बी योर कॉन्स्टिट्यूशन और इट कुड बी एनी लेजिस्लेटिव प्रोविजन, और या फिर कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो सकता है, या फिर किसी भी कोर्ट का जजमेंट हो सकता है। वो जो चीज है वो अगर आप कोट करते हो तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग टू स्टार्ट विद। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जामिन द वैलिडिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ साइबर लॉज विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स टू द प्राइवेसी, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द साइबर लॉज स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट से जब हम लोग उसको मैच करते हैं तो इस केस में व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन से दैट ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस द साइबर लॉ अंडर द फंडामेंटल राइट्स, बट दे आर एड्रेस्ड थ्रू लेजिस्लेटिव प्रोविजन सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। ये चीज आप कोट कर सकते हो। एंड देन यू कैन से दैट कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द दीज लॉज, और फिर उसमें आप बोल सकते हो पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन जो कि अभी लेजिस्लेशन आया, और सर्विलांस के केस में। In this way what you are doing is that you are taking help of you are actually taking help of constitution as well as legislative provision to actually क्वेश्चन के डिमांड को एक स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए आप डोमेस्टिक और लीगल प्रोविजंस का यूज कर रहे हो। यू कैन कोट लेट्स से इकोनॉमिक सर्वे का भी अगर कोई प्रोविजन है तो उसको भी आप कोट कर सकते हो, अगर नीति आयोग ने उस पर कुछ बोला है, जस्ट टू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट वी कैन डेफिनेटली डू दैट। तो ये दूसरा एक चेक पॉइंट बनता है, पहला आपको डिफाइन करना है, दूसरा डोमेस्टिक और लीगल प्रोविजन अगर क्वेश्चन वैसा है उस टाइप का है तो आप डेफिनेटली यू कैन डू दैट ऑल्सो, राइट। तो ये हो गया दूसरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट टू स्टार्ट स्पेसिफिकली। अगर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है उस इशू से रिलेटेड, एंड दिस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन बेसिकली वर्क्स रियली रियली वेल जब इश्यूज ऐसे हों जो कि जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल इश्यूज हो, या फिर ऐसे इश्यूज जो इंडियन एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर हो गया, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, या फिर इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन आ गया, या फिर पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ पर क्वेश्चन आ रहा है, या फिर क्रिप्टो पर आ रहा है। क्योंकि इन सब इश्यूज को डील करने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स प्लेस पर है, राइट। तो उन सब चीजों को डील करने के लिए वंस अगेन व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन डेफिनेटली कोट दिस इंटरनेशनल मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हो, उसका कोई ग्लोबल रिपोर्ट आ रहा है विच इज शोइंग दैट इंडियाज डिक्लाइन इज हैपनिंग ड्यू टू द पैंडेमिक, और या फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से देयर वाज वेरी डिफिकल्टीज स्पेसिफिकली इन सप्लाई चेन एंड इट हैज इंपैक्टेड इंडिया। तो ये कॉन्टेक्स्ट आप दे सकते हो स्पेसिफिकली जब इश्यूज मतलब कोई ग्लोबल इश्यूज हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होगा, तो अगर आप आपके पास अगर कोई आईपीसीसी का रिपोर्ट है आप उसको कोट कर सकते हो। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, अगर कोई पॉवर्टी या फिर इनइक्वालिटी पर कोई आपको इंट्रोड्यूस करना है क्वेश्चन, तो वहां पर भी आप कर सकते हो। तो इन दिस वे दिस कुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर क्वेश्चन अगर पॉवर्टी पर आ रहा है, एजुकेशन पर आ रहा है, हेल्थ पर आ रहा है, स्पेसिफिकली ये सोशल इश्यूज के क्वेश्चंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ये वन ऑफ द अप्रोच हो जाएगा आपका इंट्रोड्यूस करने का, ऑलराइट। अब आ जाते हैं तीसरा अप्रोच, फोर्थ अप्रोच विच इज अबाउट कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली क्या होता है ना, मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कोई भी एक इशू हो रहा है, अंडरलाइंग इशू का कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट जो होता है, बिहाइंड द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, कोई एक कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बेसिकली अंडरलाइंग उसका इशू क्या है,
तो इससे क्या होता है, जैसे ही हम लोग अगर रिसेंट में कोई इवेंट हो रहा है, अगर उसका हम लोग कॉन्टेक्स्ट देते हैं, तो एक्चुअल में इट इसेंशियली एक्सप्लेन्स द एग्जामिनर की हम बताना चाहते हैं कि व्हाई आर वी आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इससे हमारा एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इनफ टू बी आस्क्ड इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और बाय द यूपीएससी। और इसके लिए हम लोग कोई भी मतलब यू कैन कोट एनी कॉन्टेक्स्ट लाइक एनी डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग, एनी इवेंट, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, क्रिमिनल इशू हो, चाहे सोशल इशू हो, या फिर कोई गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया हो, उससे रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको रेलेवेंट लगती है, यू कैन डेफिनेटली कोट दैट। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आपको ऐसा रेलेवेंट उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि जैसा अभी आरजीकर केस में स्पेसिफिकली जो कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में जो इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, तो उससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप लेट्स से यू कैन कोट एग्जांपल ऑफ इलेक्टोरल जस्टिस, स्पेसिफिकली इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप उसको कोट कर सकते हो किस तरीके से, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी इवेंट और इशू को किस तरीके से लार्जर सब्जेक्ट मैटर को हम जो एड्रेस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही क्यों है, वो हम लोग कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो एग्जांपल मैं दे रहा था, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया, यू कैन कोट दैट जजमेंट कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ जजमेंट स्पेसिफिकली कंसीडरिंग द इलेक्टोरल फाइनेंसिंग, इलेक्टोरल जो फाइनेंसिंग होती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो जजमेंट आया है, विच वाज अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंसी, विच वाज एक्चुअली अगेंस्ट द सिटीजंस राइट टू नो टू होम टू वोट। क्योंकि अगर मुझे किसी को वोट करना है तो फर्स्ट वी नीड इन्फॉर्मेशन, और अगर मुझे लेट्स से इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मुझे पता कैसे चलेगा कि लेट्स से आई वांट टू वोट अ पर्टिकुलर पार्टी, लेट्स से आई वांट टू वोट बीजेपी, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि बीजेपी इज गेटिंग फंडेड बाय दोज इंडिविजुअल्स जो कि क्लाइमेट को या फिर एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो फिर उस केस में अगर मेरा जो अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करूंगा जो पॉलिटिकल पार्टी कभी भी क्लाइमेट सेंसिटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर ये उस पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंडिंग दे रहा है, कोई ऐसा पर्सन फंड कर रहा है जो कि एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करता है, तो ऑब्वियसली आई वुड नॉट चूज दैट पॉलिटिकल पार्टी, रादर आई वुड गो फॉर सम अदर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला जो एस्पेक्ट था अंडर आर्टिकल 19, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट था, उसको आप कॉन्टेक्स्ट में कोट कर सकते हो। राइट, सिमिलरली अभी जैसे रिसेंटली झांसी के मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर मतलब देयर वाज मतलब उस हॉस्पिटल में क्या हुआ, आग लग गया, और उसकी वजह से देयर वर अराउंड आई थिंक 8 to 10 न्यूबॉर्न बेबीज वर किल्ड, मतलब वो जलकर वहां पर अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये जो इश्यूज है, इससे क्या होगा कि अगर आप स्पेसिफिकली हेल्थ केयर सिस्टम पर अगर आप कोई चीज अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, तो इस ये कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए यू कैन डेफिनेटली गिव दिस एग्जांपल। सिमिलरली अगर आईआर का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए जैसे इंडिया मालदीव्स का रिलेशंस को अगर आपको डिस्कस करना है, तो आप बता सकते हो कि किस तरीके से इन लास्ट फ्यू इयर्स देयर हैज बीन इनफ इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड मालदीव्स, फ्रॉम चेंज ऑफ गार्ड, स्पेसिफिकली नाउ मुइज्जू इज हेडिंग द गवर्नमेंट, किस तरीके से ही हैज रिफ्यूज्ड इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस इन द आइलैंड नेशन, और इट्स मतलब कि जो मालदीव्स है उसकी प्रॉक्सिमिटी किस तरीके से चाइना की तरफ बढ़ रही है, किस तरीके से वो ज्यादा इंक्लाइंड है प्रो इंडिया ना होकर प्रो चाइना जो पॉलिसीज है, ये आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए दे सकते हो। सिमिलरली अगर आप इंडिया बांग्लादेश का अगर आप दे रहे हो, तो इन इंडो बांग्लादेश केस यू कैन कोट इज दैट रिसेंटली ओवरथ्रो ऑफ द शेख हसीना एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है जिसमें मोहम्मद यूनिस इज लीडिंग दैट गवर्नमेंट, उसको आप कॉन्टेक्स्ट में दे सकते हो किस तरीके से वहां पर हिंदू वाहिनी और डिफरेंट डिफरेंट जो वहां के जो आउटफिट्स हैं उनके ऊपर सब्जुगेशन हो रहा है। तो इस तरीके से जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट देते हैं, तो इट सेट्स अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट टू द क्वेश्चन, इससे हमें समझ में आता है कि ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया है। सो दिस इज अनदर अप्रोच। नाउ मूविंग अहेड, एक दूसरा अप्रोच है वो है टाइमलाइन अप्रोच। और टाइमलाइन अप्रोच एक्चुअल में देखा जाए तो जो सोशल इश्यूज होते हैं स्पेसिफिकली उसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए वी कैन डेफिनेटली यूज दिस वन। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में हम लोग टाइमलाइन को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेडिशन के क्वेश्चंस में, सेडिशन पर अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो सेडिशन में मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंशिएटिंग जजमेंट फ्रॉम इट्स अर्लियर जजमेंट टू इट्स करंट जजमेंट। बहुत सारे जजमेंट्स पहले उन्होंने मना किया था कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देन सुप्रीम कोर्ट वेंट अहेड और सेड कि नहीं इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड नाउ अगेन इट सेड कि नहीं इसका आर्बिट्रेरी यूज नहीं होना चाहिए। और अभी अपडेटेड भारतीय न्याय संहिता में बेसिकली इसको रिमूव भी कर दिया गया है, अभी सेडिशन के बजाय अदर प्रोविजंस बेसिकली लाए गए हैं। तो इस तरीके से व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गिव द टाइमलाइन ऑफ इट्स इवोल्यूशन एक शॉर्ट में, इवन दो इट माइट बी लिटिल बिट लॉन्गर, क्योंकि टाइमलाइन कई बार उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, बट इफ यू हैव प्रैक्टिस इनफ देन ऑब्वियसली यू कैन डेफिनेटली यूज इट इफेक्टिवली। वैसे ही सोशलिज्म का टाइमलाइन टाइप आप दे सकते हो कि इन 50s में कैसा सोशलिज्म था, 70s में कैसा था, 90s में कैसा था, और कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में हमारा सोशलिज्म कैसा है। पहले हम कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से अगेंस्ट में थे, एवरीथिंग वाज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, फिर धीरे धीरे वी स्टार्टेड प्राइवेटाइजेशन, और फिर हम लोग ने कैपिटलिज्म को बेसिकली लेसेस फेयर इकोनॉमी को हम लोग ने चूज किया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो किसी भी एक इवेंट के
टाइमलाइन को, किसी भी एक इशू के टाइमलाइन का हेल्प लेकर भी हम व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाउ लास्ट जो अप्रोच है इंट्रोडक्शन का वो है डेटा ड्रिवन अप्रोच। और ये जो अप्रोच है बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो डेटा ना आपके पास दो टाइप के डेटा हो सकता है, वन इज डेरिवेटिव डेटा एंड अनदर वन इज इंडिकेटिव डेटा। जैसे आप कुछ भी एग्जांपल ले रहे हो, वॉट एवर आर्ग्यूमेंट्स विच यू आर पुटिंग फोर्थ विद इन द डेट, मतलब आप डेरिवेटिव डेटा का मतलब क्या, जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट में ही है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इज, मतलब फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के लिए अगर मैं बात करूं तो वी कैन से दैट इंडिया इज द होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम ग्लोबली, राइट। लेकिन with thousands of hospitals and healthcare facilities. But what we can say is that the recent World Health Organization का जो रिपोर्ट आया है, health ranking जो आया है, that shows that कि India's healthcare system is really lagging behind many of the countries. And this is what you are putting, and then moving at you, what you are saying is that specifically, particularly in terms of access of quality of care. So this disparity brings the critical attention to the need of healthcare reforms and modernization in India. इस तरीके से जब आप कोट करते हो तो एक तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। यहाँ पर आपने WHO की जो रैंकिंग थी उसको यहाँ पर कोट करते हुए एक बेसिकली आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट अपना पेश कर दिया, मतलब डेरिवेटिव, मतलब आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया उस आर्ग्यूमेंट में ही डेटा आपने मिक्स करके दे दिया। सिमिलरली अगर आप इंटरनेट यूजर्स के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप दे रहे हो तो उसमें आप बोल सकते हो कि किस तरीके से इंडिया हैज ओवर 600-700 मिलियन यूजर्स, yet there are मतलब hardly 25% of the country's population, I would say they still lack the access to clean water and sanitation, which is like there is a stark contrast which is underscored by this data. Alright, so there is urgent need to focus on sustainable water management and rural development to bridge the gap between the technological advancement and basic human needs. तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव यहाँ पर किस तरीके से आपने इंटरनेट यूजर का डेटा आपने यूज किया, बट आपने एक लार्जर इशू को पेश किया, वो है कि वाटर क्राइसिस का इशू। तो बेसिकली क्या होता है जब आप डेरिवेटिव डेटा को यूज करते हो, इस टेक्निक को यूज करते हो, इट इज नथिंग बट अ शॉक एंड ऑर टेक्निक। और ये बेसिकली मतलब क्या होता है ना कि आप एक ऐसा फैक्ट दे रहे हो एकदम एक शॉक क्रिएट कर रहा है और उससे उससे अचानक से मतलब अटेंशन ग्रैब होता है, मतलब कि एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है कि एक तरफ इतने यूजर्स हैं, दूसरी तरफ इतने लोग को वाटर एक्सेस नहीं है। एक तरफ इतना ज्यादा मतलब कि हमारे पास हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इतना वंडरफुल है, इतने ज्यादा मतलब इतने ज्यादा नंबर है, इट इज अमंग द टॉप, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है इतनी पुअर है। तो इट इन अ वे सेट्स मतलब इट मतलब आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो पाता है। ऑलराइट, ये तो हो गया डेरिवेटिव डेटा। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन टॉक अबाउट द इंडिकेटिव डेटा। एंड इंडिकेटिव डेटा इट मतलब इंडिकेटिव डेटा में क्या होता है, इट अलाउ यू टू पुट फोकस ऑन एन इशू, मतलब इंडिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल X% ऑफ द चिल्ड्रन आर malnourished, मतलब किसी एक डेटा को आप कोड करो कि X% ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर malnourished व्हिच कॉल्स फॉर अ मेजर ओवरहॉल इन द कंट्रीज न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये चीज हम बोल सकते हो। एंड देन यू कैन गो अहेड एंड देन टॉक अबाउट हाउ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड स्पेसिफिकली चाइल्डहुड हेल्थ इनिशिएटिव्स जो हैं वो बेसिकली उनका फोकस होना चाहिए टू इंश्योर बेटर फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। इस तरीके से जब हम लोग एक ऐसा डेटा कोड करते हैं जो कि इंडिकेट कर रहा है, जो कि एक कुछ चीज वो मतलब सिग्निफाई कर रहा है। Are you getting my point? तो इस तरीके से व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। और प्लीज मेक श्योर दैट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब कि फ्लारी लैंग्वेज यूज करना है, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट कीवर्ड्स यूज करने हैं, वोकैब्स ऐसे हैवी वोकैब्स आने चाहिए, तो ट्रस्ट मी इट इज नॉट द केस। प्लीज आप बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में लिखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखो। क्योंकि देखो अगर आपके पास कंटेंट है तो यू नीड नॉट नेसेसरली बी डिपेंडेंट अपॉन द वोकैब्स सो टू स्पीक। आपको वोकैब्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप कंटेंट पर फोकस करोगे ऑब्वियसली आपका वोकैब्स डाउन होगा। और जब आप मतलब अगर आप देखो ना, ग्रेट वोकैब यूजुअली कम एट द कॉस्ट ऑफ द कंटेंट। तो आपको कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऑलवेज हैव दिस मंत्रा इन योर हेड, सिंपलिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखो और चीजों को कन्वे करो, कम्युनिकेट करो। और इसमें से कोई भी एक चेकलिस्ट लो आप, ठीक है, कोई भी एक चेकलिस्ट लो। यू गेट अ क्वेश्चन, फर्स्ट यू थिंक विच फिट्स द बेस्ट। जो चीज वहां पर फिट बैठती है फर्स्ट यू हैव टू थिंक। जो चीज आपके आर्ग्यूमेंट में आपके क्वेश्चन को कम्युनिकेट करने में सबसे बेस्ट फिट करती है, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो टाइमलाइन हो, चाहे वो किसी कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करना, चाहे वो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिक डॉक्यूमेंट हो, इस तरीके से आप चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ऑलराइट, अब मैं इंट्रोडक्शन के बाद मैं कंक्लूजन के भी फ्रेमवर्क बता दे रहा हूँ, देन वील टॉक अबाउट बॉडी इन डिटेल। ठीक है, अब चलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में बेसिकली हमें करना क्या होता है, कंक्लूजन में ऑलवेज थिंक दैट कि व्हाट इज एट स्टेक। कोई भी इशू जब हम लोग क्वेश्चन, लेट्स से कोई भी क्वेश्चन करप्शन पर आ रहा है, इफ वी डोंट सॉल्व इट, अगर करप्शन को हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट इज एट द स्टेक। मतलब आप ये बोल सकते हो दीज आर द फर्दर इश्यूज दैट वी आर गोइंग टू फेस। अगर हम लोग ने इसको डील नहीं किया, दीज आर द इश्यूज व्हिच विल फेस एंड देयर इज अ प्रॉब्लम एट लार्ज व्हिच विल हैपन।
ये चीज आप देख सकते हो। दूसरा, ब्रॉड पोटेंशियल पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। इफ वी डू नॉट एक्चुअली पुट सफिशिएंट अटेंशन टू द डेवलपिंग सेक्टर, देन वी माइट बी मिसिंग आउट ऑन द लार्जर अपॉर्चुनिटीज। अगर हमारा जो डेवलपिंग सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल सनराइज सेक्टर्स जो है, अगर हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इन अ वे वी आर एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन अ लार्जर अपॉर्चुनिटी। वो एक चीज आप हाईलाइट कर सकते हो, which might have potential to transform the society or people or any specific sector। तो ये एक दूसरा अप्रोच हो सकता है, जो कि आप ब्रॉड पोटेंशियल वाले डायमेंशन पर आप सोच सकते हो। और तीसरा क्या है कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बोलो। सोल्यूशन ओरिएंटेड मतलब, लेट्स से इफ इट इज अ शॉर्टर 10 मार्क का क्वेश्चन, आप सोल्यूशन को सेपरेटली दो, नहीं तो आप उसको मतलब जो जो भी इशू है हैंड में, उसको आप सोल्यूशन एंड में कंक्लूजन में आप दे रहे हो, ठीक है। और लास्टली, वैसे ये वाला टाइप जीएस में तो उतना नहीं यूज होता है, लेकिन हाँ एथिक्स में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो आप। इसमें इसका जो अप्रोच होता है वो थोड़ा सा पोएटिक और एक्स्ट्रा पोलिटरी फॉर्मेट का होता है। मतलब जैसे एकदम फील गुड आना चाहिए, जैसे फील ऑफ हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, इस टाइप का जो फील आता है ना, वैसा आपको करना है। जैसे मतलब इसमें से कौन सा चीज आपको यूज करना, वो मैं एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग करप्शन एग्जांपल लेते हैं, तो व्हाट इज एट स्टेक, वी कैन टॉक अबाउट ड्यू टू करप्शन द स्टेक्स आर लाइव्स ऑफ द पीपल। इट मे कॉम्प्रोमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, स्पेसिफिकली अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो होता है, जो विच इज एक्चुअली द इथोस ऑफ डेमोक्रेसी, वो अफेक्ट होता है। ट्रस्ट डेफिसिट होता है, ये हमारे स्टेक्स पर है। इन सब लाइंस पर आप कंक्लूड कर सकते हो। सिमिलरली अगर ब्रॉड पोटेंशियल पर काम करना है, तो यू कैन टॉक अबाउट मतलब हाउ इट, मतलब अगर ब्रॉड पोटेंशियल करप्शन ना हो, तो हाउ इट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, स्पेसिफिकली गवर्नेंस का जो मैकेनिज्म है, हाउ वी कुड ट्रांसफॉर्म दैट, हाउ ट्रूली वी एम्पावर द पुअरेस्ट एंड नीडी पीपल ऑफ द सोसाइटी। सेम गोज फॉर सोल्यूशन ओरिएंटेड, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि टू improve the RTI ecosystem, we can talk about the improvement of RTI ecosystem as a solution। some effort, enforceability, some accountability needs to be, actionability and accountability needs to be there। इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन अप्रोच में हम लोग बात कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉलिटरी नेचर में बात करना चाहते हैं, वी कैन डेफिनेटली से दैट कि इफ द डेमोक्रेसी इज द टेम्पल, देन करप्शन इज वेरी इविल टू दैट टेम्पल, and therefore it is about the pursuit of good or evil over evil, and we must combat corruption। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है। सो वी आर नॉट सपोज टू वरी मच। हमें क्या करना है, जो भी मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स हमें लगता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो अगर हम लोग थोड़ा सा अटेंशन दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो फ्रेमवर्क मैंने दिया है, अगर इस फ्रेमवर्क को आपने खुद से पेन एंड पेपर लेकर उसको लिखा और बार बार उसको रिवाइज किया, और बार बार उन्हीं लाइंस पर, जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, आप उन्हीं लाइंस पर उसको सोचो, उसमें से सोचो कि कौन सा अप्रोच फिक्स होगा, फिट करेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट अप्रोच है, और इस तरीके से इंटेलिजेंट प्रैक्टिस से यू विल बी एबल टू डू द आंसर राइटिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हमारा कंक्लूजन हो गया। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट बॉडी फॉर्मेट इन डिटेल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी फॉर्मेट का बेसिकली डिस्कस करने से पहले मैं ये चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि बॉडी फॉर्मेट में देर आर, मतलब जीएस, स्पेसिफिकली जीएस 2 में अगर देखा जाए तो यूजुअली अराउंड 10 टाइप ऑफ बॉडी फॉर्मेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी फॉर्मेट होता है वो इंस्टीट्यूशन टाइप के क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। एक लॉ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, देन यू कैन यूज स्कीम से रिलेटेड आ गया, सेक्टोरल कोई स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर किसी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, स्टेक होल्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, या फिर कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स हैपेंस देन वाई हैपेंस, दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो होते हैं, उसका एक बॉडी फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे। आईआर में बायलैटरल अगर टाइज है, बायलैटरल इश्यूज पर अगर क्वेश्चन आ रहा है, देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ बॉडी फॉर्मेट। आप यूज कर सकते हो सब डिवीजन मेथड, जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस टाइप का जो डब्ल्यू अप्रोच होता है वो आप यूज कर सकते हो वैसे। और स्पेसिफिकली ये डायमेंशन वाला भी अप्रोच यूज कर सकते हो। डायमेंशन वाले अप्रोच में क्या होता है कि आप स्टेबल अप्रोच लेते हो, सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, आप पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशन से आप चीजों को सोचते हो। और फाइनली जीएस 4 को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना है, उसका हर एक का एक हम लोग ने यहाँ पर अप्रोच डेवलप किया है, दैट विल डिस्कस। ठीक है, आई होप सो फार वी आर, मतलब हम लोग बहुत ही राइट ट्रैक पर है और चीजें हमें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब जाते हैं बॉडी फॉर्मेट पर। एक चीज ध्यान में रख लेना कि आप ना जब जब कभी भी आप आंसर लिख रहे हो, प्लीज डोंट फील डिसहार्टेंड, या फिर आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, आप जो मैं बोल रहा हूँ वही आप यूज कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड स्टेबल अप्रोच यूज कर रहे हो, बहुत ही क्लीशेड यूज कर रहे हो, आप आउट ऑफ द बहुत ही नया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, आउटलैंडिश या फिर आउट ऑफ द ब्लू चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हो। डोंट थिंक लाइक दैट। आपको क्या करना है, एक कॉमन फॉर्मेट को यूज करो एंड डोंट जज योर क्रिएटिविटी एटलीस्ट व्हाइल प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अगर आपको क्रिएटिविटी लानी है तो एक बार जब इस पर कमांड आ जाए, फिर उसके बाद कुछ नई चीजें ट्विक इन करना, बट अभी के लिए आपको एक मैंने टास्क दिया है, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दैट टास्क। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए बेसिकली हमारा क्या मेन बॉडी फॉर्मेट होना चाहिए, और ओवरऑल मैं डिस्कस करने वाला इंट्रो क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। अब इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो सकता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो सकता है, वो लोकल हो सकता है, वो वर्ल्ड बैंक हो सकता है, चाहे वो एनएचआरसी हो, सीएजी हो, इलेक्शन कमीशन हो, आपका सिक्योरिटी काउंसिल हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आरबीआई हो, सेबी हो, किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन हो, ये जो
जो हम लोग फ्रेमवर्क डिस्कस करने वाले हैं, इट इसेंशियली वर्क्स फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन है, इसके बेसिकली 4 या 5 अप्रोचेस एक्चुअल में है इंट्रोड्यूस करने के। पहला क्या है, डोमेस्टिक लीगल अप्रोच। और ये बेसिकली डोमेस्टिक लीगल अप्रोच अगर इंस्टीट्यूशन टाइप का क्वेश्चन है तो यू कैन से दैट कि वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उसको कोट कर दो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, या फिर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी तो उसका कोट करो कि विच कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट, या फिर एनी मिनिस्ट्री के अंदर अगर कोई वो स्कीम है, किसी स्कीम के थ्रू वो एक बॉडी बनी है तो उस मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है उसको आप कोट कर दो। दिस इज वन थिंग। अनदर अप्रोच कुड बी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट आप कोट कर सकते हो कि वी हैव रेटिफाइड अ डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, रियो हो सकता है, जैसे हम लोग ने रियो 20 में हम लोग ने रेटिफिकेशन किया था, तो उस रियो 20 के रेटिफिकेशन के बाद एनजीटी फॉर्म हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो हेंस दैट इंस्टीट्यूशन इज इन द न्यूज और इट इज इन द फॉर्म, इट हैज बीन फॉर्म। तो आप इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट को कोट कर सकते हो कि मतलब वो इंस्टीट्यूशन बना कहाँ से, वो इंस्टीट्यूशन कहाँ से बना, उसका सोर्स बताओ आप। ठीक है, सिमिलरली कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी जो एजेंसी है, किसी एक डॉक्यूमेंट से अगर वो बना है जिसने उसको बिल्ड किया, चाहे वो कोई कवेनेंट हो सकता है, चाहे वो कोई एजेंसी हो सकता है, तो उस एजेंसी को, उस कवेनेंट को, उस डॉक्यूमेंट को कोट करो। जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अगर है तो उसको आप कोट करो किसी एक बॉडी को फॉर्म करने में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फॉर्म करने में लेट्स से अगर हमारा मतलब G20 की मीटिंग में वो हुआ था, या फिर यूनाइटेड नेशन की फ्रेमवर्क काउंसिल में अगर वो हुआ था तो उसको आप कोट करो। तो इस तरीके से आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन कम्स द कॉन्टेक्स्ट। उस इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन न्यूज में कैसे है, क्यों, मतलब इंस्टीट्यूशन वुड बी वर्किंग फॉर अ स्पेसिफिक कॉज, तो आप वो बता दो कि उस कॉज को लेकर हैज देयर बीन समथिंग इन न्यूज। अगर वो न्यूज में है तो उसको आप कोट करो। फॉर एग्जांपल, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस हो रहे थे स्पेसिफिकली पैंडेमिक के टाइम पर, तो दिस हैज एक्चुअली पुट द स्पॉटलाइट ऑन एनएचआरसी, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, उन पर वो स्पॉटलाइट आ रहा है, तो आप बोल दो कि ड्यू टू मतलब रोल ऑफ एनएचआरसी एज अ ह्यूमन राइट्स बॉडी इज ऑफ कोर्स लुक्ड इनटू इट, क्योंकि वो न्यूज में है, उसको आप कोट कर सकते हो। सिमिलरली आप सीएजी का रिपोर्ट को कोट कर सकते हो कि रिसेंटली सीएजी हैज रिपोर्टेड समथिंग दैट देयर वाज ग्लेयरिंग irregularities which has been seen in some of the departments accounting and which actually put forth our focus on that specific issue, जो कि उस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। या फिर अगर कोई वो इंस्टीट्यूशन जो है वो लेट्स से इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में व्हाट इज द रोल ऑफ यूएनएससी एज अ प्राइमरी, जो उसका मैंडेट है क्या है, ग्लोबल पीस को इंश्योर करना, क्या वो ग्लोबल पीस को इंश्योर कर पा रहा है, तो आप यूएनएससी को उस कॉन्टेक्स्ट में आप बोलो। यूएनएससी पर क्वेश्चन आ रहा है, आप बोलो कि रिसेंटली देयर हैज बीन outbreak of war between Iran and Israel, and there was proxy groups who were acting on behest of let's say Iran, whether it is Hamas or Hezbollah। इस तरीके से आप उसको कोट कर सकते हो, why it was in the news। ठीक है, तो इससे एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, ऑलराइट, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में। सिमिलरली आप इसमें डेटा भी कोट कर सकते हो कि किस तरीके से इशू विद द, मतलब जो इंस्टीट्यूशन जिस काम से वो डील कर रहा है, लेट्स से आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट क्या है कि मतलब कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है और बैंकिंग फ्रॉड्स ना हो, रेगुलेटरी प्रोविजंस बहुत सही तरीके से होने चाहिए। इफ इट इज नॉट हैपनिंग इफेक्टिवली देन एक्चुअली इट इज कास्टिंग अस पर्सन और इट इज पुटिंग द क्वेश्चन अपॉन आरबीआई, उसका जो मैंडेट है, उसका जो पोटेंशियल है एज अ बैंकिंग रेगुलेटर, क्या वो सही है। ऐसा कोई डेटा है तो उसको कोट करो, उस डेटा को कोट करके फिर आप बोलो कि फ्रॉड्स हैज इंक्रीज सो मच इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, last 6-7 months or in last 2 to 3 years there has been rise of financial fraud and it has actually questioned the ability of RBI to act effectively as a banking regulator। इस तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूशन का आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में बेसिकली आपको करना क्या होता है, कोई भी मेन बॉडी, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए, मेन बॉडी में आपको 4 हेडिंग रखना है। वो क्या है, एक तो उसका मैंडेट, दूसरा उसका कॉम्पोजिशन, तीसरा उसका फंक्शन, एंड फोर्थ इज सम स्पेशल पावर। क्योंकि आप कोई भी बॉडी उठाकर देख लो, उसका जो एसेंस है, एसेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन लार्जली लाइज इन दिस। उसका मैंडेट पर क्वेश्चन बोलो, उसके कॉम्पोजिशन पर क्वेश्चन बोलो, उसके फंक्शंस, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, या फिर उसके स्पेशल पावर्स अगर हैं, कुछ हैं तो क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है ना कि आपको फैक्चुअल डिटेलिंग होगी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का मैंडेट क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका एक तरीके से स्पेशल पावर क्या है। फैक्चुअल थिंग यू विल नो, बट जो जो उसका एनालिटिकल पार्ट है, वहां पर ये स्ट्रक्चरिंग काम में आती है। कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंडेट है तो मैंडेट में क्या होगा, व्हाट इज द मैंडेट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन देयर मैंडेट एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका उसके कंपोजिशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और सॉल्यूशन क्या है। सिमिलरली फंक्शंस क्या है, उसके फंक्शंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सोल्यूशन क्या है। सेम गोज फॉर स्पेशल पावर्स, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सोल्यूशंस क्या है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसका मैंडेट का अगर हम लोग को प्रॉब्लम डिस्कस करना है, यूजुअली वो होगा वेग होगा, उसका मैंडेट जो वेग होगा या फिर एम्बिगुअस होगा या फिर अनडिफाइंड होगा, इसी वजह से वहां पर इश्यूज आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है।
उस इंस्टीट्यूशन के ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इश्यूज आ रहे हैं। फिर वैसे ही आप बात कर सकते हो, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में उसके प्रॉब्लम्स क्या रहे हैं? अपॉइंटेड है, अगर वो अपॉइंटेड है तो क्वालिफिकेशन में उसमें प्रॉब्लम्स आ सकता है, फेवरेटिज्म या फिर बायस का कोई इशू हो सकता है, उसको आप हाईलाइट करो। अगर वो इलेक्टेड है उसमें आप बोलो कि रिप्रेजेंटेशन बायस आ रहा है, वहां पर इलेक्टोरल प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया गया कि नहीं किया गया है, वो एक इशू आ सकता है। सेम गोस फॉर फंक्शंस, इन फंक्शंस क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स द प्रॉब्लम इज दैट ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं, कई इंस्टीट्यूशन के ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो लोकल लॉ एंड ऑर्डर का जो इंस्टीट्यूशन है वो हो, उनके ओवरलैपिंग वर्क्स हैं, और या फिर कई इंस्टीट्यूशंस ओवरबर्डन है या फिर आउटडेटेड है, उनके जो प्रोविजंस है अब उतना इफेक्टिव नहीं है, वो आप चीजें कोट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप स्पेशल पावर्स की बात कर रहे हो तो वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि कई बार उनको स्पेशल पावर्स दिए गए तो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अब्यूज ऑफ पावर, देयर इज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को दिया जा रहा है। तो इन सब एस्पेक्ट पर हम लोग मेन बॉडी अपना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और फिर सोल्यूशन में आप क्या बोल सकते हो? जो प्रॉब्लम है उसको अपडेट कर दो, वेगनेस और एम्बिग्यूटी है उसको अपडेट करो टू गिव मोर क्लैरिटी। अगर वहां पर रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम है, उसको चेंज करो। अगर ओवरलैप या फिर ओवरबर्डन या फिर आउटडेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें आपको गिव रिसोर्सेज या फिर ऐसी चीजें बोलो कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ। अगर वो ओवरबर्डन है तो उसको रिसोर्सेज दो, अगर अगर वहां पर ओवरलैप है तो उसको स्ट्रीमलाइन करो, so that there is a better accountability, transparency as well as supervision is ensured over there. सेम गोस फॉर स्पेशल पावर, अगर हम लोग स्पेशल पावर की बात करें तो वहां पर हम लोग उसकी अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा इंश्योर कर पाए, कि हम लोग उसकी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसमें करना क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इज देयर प्रॉब्लम, और कोई अगर कॉन्टेक्स्ट है, कोई डेटा है अगर उसको देना है तो वो आप दो, राइट। और फिर आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन में आप क्या बोल सकते हो? व्हाट आर द स्टेक्स, मतलब मैंने जितना भी एग्जांपल कंक्लूजन के टेम्पलेट बताए थे उसमें से स्टेक वाला एग्जांपल ले लो। व्हाई इज द इंस्टीट्यूशन नेसेसरी टू इंप्रूव द स्टेट ऑफ द सेक्टर? कोई अगर स्पेसिफिक सेक्टर का अगर इशू है, अगर मान लो कि वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में काम करता है, अगर एनएचआरसी है या फिर एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को स्पेसिफिकली क्राइम को कंट्रोल करने में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, उसके रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, वो आप कोट करो। या फिर उसका पोटेंशियल पर आप कंक्लूड कर दो, व्हाट कैन बी अचीव इफ इंस्टीट्यूशन वर्क्स टू द फुलेस्ट ऑफ इट्स कैपेसिटी। ये आप चीजें कोट कर सकते हो, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हम इस टाइप की चीजों को कोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें देखना है कि सीएजी कल से अगर मैं ये पूरा फ्रेमवर्क अगर मैं सीएजी के फॉर्म में अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो दैट ऑल्सो वी कैन डिस्कस इन सीएजी। व्हाट वी कैन डिस्कस इज दैट, जैसे फॉर एग्जांपल सीएजी का क्या है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे? उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पर क्वेश्चन बोलोगे कि इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द सीएजी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो कैसी बॉडी उसको बता दो, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द constitution under article so and so, and then you can talk about what is its primary role. जैसे CAG is the supreme audit agency in the country and it has been tasked with the conducting the audits of, let's say, government accounts or financial activities, ये आप बता सकते हो। and then you can talk about the nature and scope of the audit. The nature and scope of the CAG audit cannot be questioned in any court of law. This raises one of the concerns of the accountability, ये आप बात कर सकते हो। फिर मतलब CAG की फंक्शनिंग में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर आप बात कर सकते हो कि कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। इसमें आप बात कर सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो सीएजी का है, मतलब सीएजी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है और उसका सीएजी रूल्स अंडर 1971 व्हिच डू नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन द डायमेंशंस ऑफ ऑडिट। तो बहुत सारी एम्बिग्यूटीज होती है, चाहे वो प्रोप्राइटरी ऑडिट हो, चाहे वो रेगुलेटरी ऑडिट हो, चाहे डिस्क्रिशनरी ऑडिट हो, वेदर इट इज सप्लीमेंट्री ऑडिट। तो ऐसे बहुत सारे चीजों को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। एंड देयर आर सर्टेन इश्यूज ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट आल्सो बिकॉज द लैक ऑफ क्लियर मैंडेट, जब तक क्लियर मैंडेट नहीं है तो सो इट प्रिवेंट्स द सीएजी फ्रॉम बिकमिंग अ फुल कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इंस्टीट्यूशन इन अ वे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। फाइनली अगर हम लोग उसके अपॉइंटमेंट की बात करें, मतलब अगर मैं इसी फ्रेमवर्क में अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें बात कर सकता हूं कि अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कैसा हो रहा है। तो अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में सीएजी इज बेसिकली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर उसका सर्विस बैकग्राउंड आप बात कर दो, ओवर 90% ऑफ इंडियाज सीएजीज यूजुअली कम फ्रॉम द आर बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स हैं वो। एंड द पेरेंट जो उसका कार्डर है, सीएजी का जो पेरेंट कार्डर है, दैट इज बेसिकली इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। तो यहाँ पर इश्यूज क्या पर कहाँ आ रहे हैं? इश्यूज है डोमिनेंस ऑफ आईएएस ऑफिसर्स इन सीएजी अपॉइंटमेंट। तो उससे क्या हो रहा है कि एक रिसेंटमेंट होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में, एंड वी नीड टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज टू दीज पर्सनल्स। ये चीज आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट क्वाइट वेल कि मतलब किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक है। फिर आप बात कर सकते हो उसमें इश्यूज क्या क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, या हाउ इन एडिशन टू द सीएजी several other accounting
एजेंसीज और भी एग्जिस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सिविल अकाउंट डिपार्टमेंट है, या फिर डिफेंस अकाउंट सर्विस है, या फिर रेलवे अकाउंट सर्विस है, जो कि आई थिंक रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का ही पार्ट है। वैसे पीएसयूज हैं, इंटरनल पीएसयूज की जो इंटर ऑडिटिंग एजेंसीज हैं। तो दीज एजेंसीज फंक्शन इन अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट विच नेसेसिटेट दैट कि देयर इज अ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो सिंथेसाइज करे सबके एफर्ट्स को और एक कॉमन विजन दे पाए। ठीक है, फाइनली आप मतलब इन कंक्लूजन व्हाट वी कैन से इज दैट ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी देयर। Basically, the nature and scope of the CAG audit. What happens is that the nature and scope of the CAG audit cannot be questioned in any court of law. तो ये उसकी autonomy और accountability पर issue create करता है, which raises questions about the accountability of CAG because as its decisions are basically intensity of audit remains unchecked. अगर इसके डिसीजन इसने कुछ ले लिया है और उसके सिग्निफिकेंस उसका उसका इफेक्ट क्या होता है कि फॉर अ नेशन विच इज अ वेलफेयरिस्ट स्टेट, मतलब इंडिया जो है एक वेलफेयरिस्ट आइडियोलॉजी पर चलता है, तो द रोल ऑफ पब्लिक ऑडिटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ऑफ नीड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज वेरी वेरी एसेंशियल, जो कि ये इंश्योर करता है कि हमारा जो एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स हो वो सही तरीके से हो। फिर आप बात कर सकते हो कि किस तरीके से कौन से स्टेक्स इन्वॉल्व है यहाँ पर। फॉर स्टेक्स यू कैन टॉक अबाउट हाउ इफेक्टिव ऑडिटिंग कैन एक्चुअली एनहांस द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिलीवरी ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स। एंड फाइनली व्हाट यू कैन टॉक अबाउट कि किस तरीके से अगर ये सही तरीके से चीजें चल रही हैं तो सक्सेसफुल ऑडिटिंग बेसिकली क्या करता है कि बेटर डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज या फिर कॉस्ट एफिशिएंसी पर वर्क कर सकते हैं आप कि डिलीवर मोर फॉर मच लेस स्पेसिफिकली टू द पीपल। तो इस तरीके से हम सीएजी को इस फ्रेमवर्क में अगर हम लोग बात करना चाहे उनका मैंडेट, चाहे वो उनका कंपोजिशन, फंक्शन, स्पेशल प्रोविजंस एंड देन कंक्लूजन हम लोग कर सकते हैं। एंड सेम हम लोग आईएमएफ के लिए कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के लिए कर सकते हैं, क्वाड के लिए कर सकते हैं, एससीओ के लिए कर सकते हैं। ऐसे कितने सारे इंस्टीट्यूशन है, हर एक कोई भी इंस्टीट्यूशन हो हर एक के लिए यही फ्रेमवर्क हम लोग यूज कर सकते हैं। सो डू अ साइंटिफिक एक्सरसाइज फॉर इट एंड चेक इट्स रेलेवेंस, और ये चीजें आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉ। जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, एनालाइज अ लॉ। अगर किसी लॉ पर क्वेश्चन आ रहा है, लॉ कुड बी अ पीनल लॉ और रेगुलेटरी लॉ, तो उस लॉ को बेसिकली उसके इंट्रोडक्शन में क्या देना है। अगेन उसको डोमेस्टिक लीगल प्रोविजन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इन दिस टाइमलाइन टू सॉल्व दिस स्पेसिफिक इशू, मतलब कोई एक स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने के लिए उसका मतलब ये जो लॉ है वो कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है, वो आप बात कर सकते हो। सिमिलरली अगर उस लॉ का कोई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट से इंस्पिरेशन है तो आप वो कोट कर सकते हो कि सिंस वी हैव रेटिफाइड इन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस लॉ हैज बीन इनेक्टेड। चाहे वो एनजीटी हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कितने सारे लॉज हैं जो हम लोग ने इंटरनेशनल मैंडेट को फुलफिल करने के लिए किया है। सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग दे सकते हैं कि उस लॉ से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो रहा है क्या, एनी इवेंट, एनी डेवलपमेंट, एनी एक्टिविटी विच वी कैन कोट। इफ द लॉ इज अबाउट एनी स्पेसिफिक सेक्टर, तो उस सेक्टर में क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ अगर हेल्थ केयर सेक्टर में आया तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कोट करने के लिए अभी जैसे रिसेंटली अभी झांसी में जो अनफॉर्चुनेट फायर इंसिडेंट हुआ उसको आप कोट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट लाइक लॉ इज अबाउट जुवेनाइल जस्टिस। अगर कोई लॉ आ रहा है जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, so there is a critical need to evolve juvenile justice laws that you can talk about for better emancipation of troubled children in the society। वो चीजें आप कोट कर सकते, मतलब that we can definitely discuss कि किस तरीके से, मतलब हम लोग बात कर सकते हैं कि the juvenile justice act which was enacted in 2000 to provide for care and protection एंड ऑल्सो रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो फिर उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए थे पोस्ट दिल्ली गैंग रेप, स्पेसिफिकली इन 2015 जो दिल्ली गैंग रेप केस हुआ था, तो उसमें किस तरीके से नाउ जुवेनाइल का जो डेफिनेशन है उसमें किस तरीके से चेंजेस किए गए थे टू मेक सर्टेन प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन अबव सर्टेन एज ऑफ लेट्स से 16, जो कि कोई हीनियस क्राइम कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से ट्राई किए जाएंगे द वे अडल्ट्स आर बेसिकली ट्राइड। फिर उसका इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पर हम बात कर सकते हैं कि द एक्जिस्टेंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, वहां से हम लोग कोट कर सकते हैं। एंड देन वी कैन गिव सर्टेन स्टैटिस्टिक्स आल्सो लाइक एनसीआरबी, एज पर द एनसीआरबी डेटा द नंबर ऑफ जुवेनाइल्स इनमेट्स स्पेसिफिकली हु आर इन द जेल आर these many number of inmates are there। And then in core body we can go ahead and talk about the act covers several key parameters, specifically grounds of juvenile justice act क्यों आया था। the primary purpose was that कि हमें केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डेवलपमेंट देना है अपने बच्चों को, रिहेबिलिटेट करना है, बट इट एम्स टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन रिहेबिलिटेशन एज वेल एज डिटरेंस। तो उसके कोर प्रोविजंस क्या थे, इट कवर्स बेसिकली एस्पेक्ट्स लाइक एज ऑफ जुवेनाइल क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ ऑफेंसेस कौन कौन से कवर्ड हैं, एंड जुवेनाइल्स का मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए। चिल्ड्रन अंडर 18 एज वुड बी कंसिडर्ड एज जुवेनाइल, लेकिन कई लॉज उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्शंस भी देता है। लाइक देयर आर सर्टेन लॉज जो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, लाइक हीनियस क्राइम है या फिर सीरियस क्राइम है या फिर पेटी क्राइम है, उसके अकॉर्डिंग जुवेनाइल्स के डेफिनेशंस को हम लोग चेंज करते हैं। फिर उसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी दिए जाते हैं, चाहे वो एज रिलेटेड एग्जाम्पशंस हो, चाहे वो एक्सेप्शंस टू रिहेबिलिटेशन हो। फॉर जुवेनाइल्स लेट्स से दे आर इफ दे आर एज्ड बिटवीन 16 to 18,
हु कमिट्स हीनियस क्राइम, तो उसमें होता यह है, एक्ट अलाउज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ट्राइड एज एन एडल्ट बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ क्राइम। अगर कोई क्राइम अगर बहुत बहुत ही सीवियर क्राइम है तो उसमें उसको यूज कर सकते हैं। And there are certain exceptions for the rehabilitation also that we can talk about. And then there are certain authorities which we have built, like juvenile justice board हम लोग ने बनाया, child welfare committee बनाया है, the welfare committee which is actually responsible to for the care and rehabilitation of the children, that we can put. And finally we can talk about the outcome or punishment, rehabilitation versus punishment, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। The primary focus of juvenile justice act जो था, जो है, is on rehabilitation and it provides measures, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो कम्युनिटी सर्विस हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल केयर हो। बट ये एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, इन केसेस ऑफ हीनस क्राइम्स द एक्ट आल्सो अलाउज स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, चाहे वो डिटेंशन हो, चाहे वो स्पेशल होम हो, चाहे वो जुवेनाइल प्रिजन हो, उस तरीके की चीजें यहाँ पर होती है। एंड फिर जैसे हम लोग ने वहां पर स्पेशल प्रोविजन की बात की, तो यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन में आप डाल सकते हो। फिर डिटेंशन और रिहेबिलिटेशन कैसे किया जा सकता है, दैट वी कैन टॉक अबाउट। एंड फाइनली वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो जुवेनाइल ऑफेंडर हो, चाहे वो विक्टिम हो, या फिर लार्जर सोसाइटी हो, पेरेंट्स एंड फैमिलीज ऑफ दैट विक्टिम एज वेल एज ऑफेंडर हो, एंड द लीगल सिस्टम इन इटसेल्फ, कि किस तरीके से द लीगल सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग दैट द जुवेनाइल्स आर ट्रीटेड फेयरली, और उनके राइट्स को भी प्रोटेक्शन मिले। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू आल्सो सी दैट कि किस तरीके से विक्टिम एंड सोसाइटी में हम लोग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बिकॉज दीज लॉज अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बोथ द जुवेनाइल ऑफेंडर एज वेल एज द राइट्स ऑफ द विक्टिम। राइट, फाइनली हम लोग बात कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग रिफॉर्म और पनिशमेंट पर हम लोग का फोकस होना चाहिए, किस तरीके से हमारा फोकस इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस से भी आता है, स्पेसिफिकली इस टाइप के लॉज को डिजाइन करने में। द प्रिंसिपल्स लेड आउट इन द लेट्स से इंटरनेशनल कन्वेंशंस कंटिन्यू टू शेप द framework of the juvenile justice in India, that we can say specifically, though national concerns and incidents are there like Delhi gang rape का जो हम लोग ने कोट किया, but it has influenced significant legal chances, मतलब यहाँ पर बहुत सारे legal changes भी हुए हैं। और finally you can give some conclusion on looking forward, तो उन पर आप बात कर सकते हो कि किस तरीके से the evolution of juvenile justice जो एक्ट है, how it will likely continue to adapt with the future amendments, जो हम लोग future amendments कर सकते हैं। और फिर इस तरीके से जुवेनाइल जो क्राइम होगा, उसका इफेक्टिवनेस होगा, उसकी जो रिहेबिलिटेशन का सिस्टम होगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब ये थोड़ा सा मैंने कोट कर दिया। एंड देन वी कैन गो अहेड एंड टॉक अबाउट द मेन बॉडी आल्सो। इन मेन बॉडी वी विल बी अगेन देयर आर 4 डायमेंशंस टू इट। ग्राउंड्स क्या है, जो अभी अभी जस्ट मैंने बताया, उसके एग्जम्पशंस क्या है, उसके अथॉरिटीज क्या है, उसके आउटकम क्या है, और इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स पर इम्पैक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ग्राउंड्स की बात करें तो प्रॉब्लम अगेन वेग है, एम्बिगुअस है, अनडिफाइंड है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको अपडेट करना होगा। सेम गोस फॉर एग्जाम्पशंस, जो भी एग्जाम्पशंस दे रहा है, व्हिच इज इट जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज लेट्स से एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ पर अगर कोई है तो उसमें व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज एंटी डिफेक्शन लॉ, ये जो कोई एक चीज अगर वो है तो क्या वो जस्टिफाइड है क्या, वो चीज हम लोग बता सकते हैं। अथॉरिटीज में क्या अथॉरिटीज बायस है, क्या उसके कॉम्पिटेंस है, ये प्रॉब्लम्स है। फिर सोल्यूशन में आप बात कर सकते हो कि वी हैव टू गिव रिसोर्सेज, वी हैव टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन्ड। सिमिलरली अगर कोई पनिशमेंट दे रहा है, क्या ये इफेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो फॉर एंटी डिफेक्शन एक्टिविटीज, तो वो फिर से री इलेक्ट होकर आ रहा है। अगर वो लेजिस्लेचर री इलेक्ट होकर आ रहा है, इज द पनिशमेंट गुड इनफ। आपने 6 महीने 7 महीने 1 साल के लिए आपने डिस्क्वालीफाई किया, बाद में वो फिर से री इलेक्ट होकर आ रहा है, बिकॉज इलेक्शन इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। फिर उसका स्टेक होल्डर्स पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके इंपैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, द वे वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के केस में। फॉर एग्जांपल अगर कोई वोटिंग हो रही है स्पेसिफिकली, तो वहां पर वोटर इज अ स्टेक होल्डर, लेजिस्लेचर इज अ स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल पार्टी इज अ स्टेक होल्डर। इस तरीके से हम इसका इम्पैक्ट पर भी बात कर सकते हैं, उस लॉ का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। और फाइनली कंक्लूड करते वक्त हम लोग बोल सकते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल्स हैं इसके, कि व्हाट कैन बी अचीव इफ लॉ वर्क्स टू द फुलेस्ट, या फिर किस कमेटी रिकमेंडेशंस की वजह से ये बना था और उसके क्या आउटकम आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें, लेट मी शो इट टू यू। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर मैं यही फ्रेमवर्क यूज करके अगर मैं आंसर लिखता हूँ, जैसे इन इंट्रोडक्शन इफ वी आर यूजिंग, तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या बोल सकते हैं, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985, जो कि किया गया था टू कर्ब द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, राइट। लेकिन फॉर द, और अगर रिसेंट कोई इश्यूज हो रहे हैं, जैसे फॉर कॉन्टेक्स्ट यू कैन मेंशन रिसेंटली कुछ डिफेक्शन के केसेस हुए थे, जैसे महाराष्ट्र में अभी हुआ था, जो भी स्टेट इलेक्शन, मतलब जो भी स्टेट इलेक्शन हो गया, चाहे वो विद इन द पार्लियामेंट, कहीं पर भी हम लोग कोट कर सकते हैं। और एनी नोटेबल जजमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्योतो होलान केस जो 1992 का सबसे फेमस जजमेंट है, स्पेसिफिकली कंसर्निंग विद द एंटी डिफेक्शन लॉज, व्हिच upheld the validity of anti defection laws but raised the overall question on its fairness.
वो आप कोट कर सकते हो। सिमिलरली आप स्टैटिस्टिक्स को कोट कर सकते हो कि हाउ we can cite x number of defection cases actually have occurred since law was enacted, और फिर we can highlight कि ongoing issues of political instability due to defection क्यों हो रहा है, and then we can go ahead and we can talk about the grounds of anti defection होने के grounds क्या क्या हो रहे हैं। जैसे मतलब उसका definition itself that anti defection law actually lays down the grounds for defection where a legislature is considered to be defected अगर वो voluntarily resign कर रहा है या फिर disobeying the party order या फिर कोई एक इंडिपेंडेंटली नॉमिनेटेड मेंबर है जो कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है। इस तरीके से हम लोग उसके ग्राउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन गो अहेड एंड वी कैन टॉक अबाउट उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं लॉ इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स वेगनेस बिकॉज इन डिफाइनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वॉलंटरी डिफेक्शन और डिसोबीडियंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये चीज हम लोग बात कर सकते हैं। एंड देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सॉल्यूशंस लाइक द ग्राउंड्स नीड टू बी नीड क्लियरर डेफिनेशन। हमें क्लियर डेफिनेशन चाहिए स्पेशली अराउंड द डिसोबीडियंस, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो डिसोबीडियंस हो, उस पर हम लोग को क्लियर गाइडलाइन चाहिए। और कुछ एक्सेप्शन ऑफ डिफेक्शंस जो है, चाहे वो एग्जेम्पशंस जो दिए गए, चाहे मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग बात कर सकते हैं। हाउ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इफ 2/3 मेंबर्स ऑफ आर मर्जिंग देन इट इज अलाउड। हाउ स्प्लिट विद इन द पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मिंग अ न्यू ग्रुप दैट इज आल्सो अलाउड। सेम गोस फॉर प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। दे आर सीन एज अ टू लीनियंट एंड ओपन टू मिसयूज। सॉल्यूशंस में हम लोग बात कर सकते हैं हाउ नीड टू रीइवैल्यूएट द मर्जर एंड स्प्लिट वाला जो कॉन्सेप्ट है। देन वी कैन टॉक अबाउट सर्टेन अथॉरिटीज, मतलब एंटी डिफेक्शन के केसेस में कौन अथॉरिटी है एक्शन लेने के लिए, हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी। लेट्स से इट इज अ स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ द हाउस हु डिसाइड्स द डिफेक्शन केसेस, राइट। लेकिन प्रॉब्लम विद अथॉरिटी इज दैट कि समटाइम्स वो परसीव्ड एज बायस्ड वे में वो लोग काम करते हैं। इट इज परसीव्ड दैट स्पेशली इफ द स्पीकर इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, तो होता है कि दिस रेजेस द क्वेश्चन अबाउट देयर इम्पार्शियलिटी इन द डिसीजन मेकिंग। वी कैन आल्सो टॉक अबाउट, तो सॉल्यूशन क्या है, अ मल्टी मेंबर नॉन पार्टीजन बॉडी नीड्स टू बी देयर, स्पेसिफिकली इट शुड बी डिजाइन्ड टू डिसाइड डिफेक्शन केसेस। ये चीजें पर हम लोग काम कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि पनिशमेंट का आउटकम क्या हो रहा है। इज इट द पनिशमेंट जो मिल रहा है, द आउटकम ऑफ द डिफेक्शन अंडर द लॉ इज डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, फ्रॉम द लेजिस्लेटिव बॉडी which can prevent the legislature from the contesting elections for a specified period, but उसका effectiveness क्या है, the effectiveness of this as a punishment is often, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डिबेट बहुत उस पर होता है। disqualification does not always deter defections, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो दोबारा से रीइलेक्ट होकर आ जाएंगे even if they are going for बाइपोल इलेक्शन। चाहे वो अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ था जैसा, फिर अभी पंजाब में हुआ था, अगेन सेम हैज हैपेंड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगह हो रहा है, कर्नाटका। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, अ मोर stringent system should be implemented। ये चीज हमें बात करनी है, where not only disqualification but also temporary ban needs to be there holding the public office, जहां पर temporary ban होना चाहिए किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए या फिर contesting elections, और for a longer period could be a stronger deterrent। ये चीज हम लोग बात कर सकते हैं। फाइनली इसमें हम लोग स्टेक होल्डर्स की बात कर सकते हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स कैसे कैसे इंपैक्ट हो रहा है। लेजिस्लेचर कर्ब्स द अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर बट रेस्ट्रिक्ट, मतलब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक मतलब उसकी जो ऑटोनॉमी है वो कर्टेल होती है जो लेजिस्लेचर है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अगर हम लोग बात कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में वी कैन से दैट कि इट एंश्योर्स दैट द पॉलिटिकल पार्टी स्टेबिलिटी जो हो वो मेंटेन रहे, बट इट कैन आल्सो रिजल्ट इन इंस्टेबिलिटी विद इन पार्टीज लीडिंग टू फैक्शनलिज्म, जो कि फैक्शनलिज्म जब होगा व्हिच अटेम्प्ट्स टू मैनिपुलेट द लॉ फॉर पॉलिटिकल गेन। सिमिलरली वोटर्स का ट्रस्ट डेफिसिट होता है, ट्रस्ट का इशू होता है। एंड सेम गोस फॉर पार्लियामेंट एंड गवर्नेंस में बहुत ज्यादा इशूज आते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस बहुत ज्यादा हैम्पर होते हैं, जो कि एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाती है। एंड फाइनली वी कैन कंक्लूड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, किस तरीके से इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंप्रूव्स द गवर्नेंस विद इन द इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली। अगर इंप्लीमेंट किया गया सही से तो ये गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा। रिकमेंडेशंस बता सकते हैं किस तरीके से दिनेश गोस्वामी कमेटी या फिर डेफिनेशन को क्लियर किया जाना चाहिए, या फिर इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटिंग बॉडी होनी चाहिए व्हिच इज डीलिंग विद द डिफेक्शन, स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट्स होने चाहिए। एंड दीज रिफॉर्म्स कैन इंश्योर दैट द लॉ रिमेन्स रेलेवेंट, फेयर एंड इफेक्टिव इन द मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। और इंडिविजुअलिटी ऑफ द जो एमपी है वो भी, एमपी है फिर एमएलए वो भी इंश्योर्ड है। ओके, सो दैट बीइंग सेड, ये हो गया हमारा लॉज और या फिर लेजिस्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर राइटिंग। सेम गोस फॉर स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन। स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन में क्या करना है, स्कीम में इंट्रोडक्शन, अगेन डोमेस्टिक लीगल प्रोविजन हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसका कौन सा स्पेसिफिक लॉ है वो बात कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए समथिंग बैड हैज हैपेंड विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, अगर कुछ उस स्कीम में मिड डे मील स्कीम में कुछ कांड हो गया तो वो आप हाईलाइट कर दो। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सेक्टर, उस सेक्टर का क्या स्टेट है, एनी स्कीम वुड बी एसोसिएटेड विद इट, जो उस सेक्टर से रिलेटेड एसोसिएटेड कोई स्कीम हो सकती है उस सेक्टर पर हाईलाइट करो। उस पर रिलेटेड डेटा को आप बात कर सकते हो। स्टेट ऑफ मैटरनल हेल्थ, स्पेसिफिकली जैसे मातृ वंदना योजना हो गया तो उसमें मैटरनल हेल्थ का स्टेट का अगर कोई डेटा है तो वो आप कोट कर दो। एंड देन इट वुड बी लाइक वो
बहुत ही इफेक्टिव इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए आप इन 3 अप्रोचेस को यूज कर सकते हो। फॉर मेन बॉडी यू कैन मतलब अगेन गो फॉर द 4 डायमेंशंस, 4 हेडिंग आपको देना है। एक है ऑब्जेक्टिव का कि कोर प्रोविजंस क्या है, उसके आप बता दो कि उसमें एम्बिगुअस है, उसके टारगेट में सर्टेन इश्यूज है, बहुत ही आउटलैंडिश या फिर बहुत ही सुपरफिशियल टारगेट्स रखे जा रहे हैं, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स रखे जा रहे हैं। बेनिफिशियरी के केस में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अंडर कई बार हम लोग अंडर रिप्रेजेंटेड या फिर ओवर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कई बार सही बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक्यूरेट चीज़ों को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत है, वो हम सोल्यूशन में बता सकते हैं। सेम गोस फॉर कवरेज। तो ये डायमेंशन हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, या तो वो लेस कवरेज है या तो मोर कवरेज है। अगर लेस है तो नॉट रियली हेल्पिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और अगर बहुत ज्यादा है तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है हमारे इंडिविजुअल्स के ऊपर। ऑलराइट, तो ये कवरेज वाली बात हो गई। एंड सिमिलरली इंप्लीमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंप्लीमेंटेशन में वी कैन टॉक अबाउट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फाइनेंसेस का प्रॉब्लम आ रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशंस का प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रीवांसेस का प्रॉब्लम आ रहा है, लीकेजेस है वहां पर, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करो, फिर उनके बोलो कि उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करो। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर, अगर वो आई एम सो सॉरी, ये पिछले वाले से सीधे कॉपी पेस्ट हो गया, तो दिस इज नॉट रेलेवेंट हियर। ठीक है, इस तरीके से यू कैन टॉक अबाउट द मेन बॉडी। मेन बॉडी में किसी भी स्कीम पर क्वेश्चन आए, उसमें 4 हेडिंग्स आने चाहिए। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, उसके कवरेज क्या है, उसके इंप्लीमेंटेशन क्या है, हर एक का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ विल बी सॉल्विंग दैट। बेनिफिशियरी में व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ विल बी सॉल्व इट। कवरेज में व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ विल बी सॉल्व इट। इंप्लीमेंटेशन में व्हाट इज द इम्प्लीमेंट, टू व्हाट एक्सटेंट इंप्लीमेंटेशन हैज हैपेंड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, चाहे वो फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, चाहे वो इस टाइप के अदर प्रॉब्लम्स हो। एंड फाइनली कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि व्हाट इज एट द स्टेक, वो आप बात कर सकते हो। इफ यू डोंट सॉल्व द स्कीम, व्हाट इज एट स्टेक, स्टेक पर क्या जा रहा है। फिर उसके बाद आप बात कर सकते हो कि पोटेंशियल क्या, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता तो इफ द स्कीम डन वेल व्हाट कुड पॉसिबल गुड आउटकम कुड बी, वो आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग आयुष्मान भारत का एग्जाम्पल लें और सेम इसी चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आयुष्मान भारत के केस में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड बात करेंगे कि ओरिजिनली स्कीम वाज लॉन्च्ड एज द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अंडर Ayushman Bharat, which was later expanded and integrated into the larger umbrella of let's say Ayushman Bharat initiative. This includes the Ayushman Bharat digital mission, which aims to digitize the healthcare ecosystem, providing a more accessible and streamlined experience देना चाहता है वो। What is the scale of the scheme? Ayushman Bharat has become one of the world's largest health insurance scheme, which has X number of beneficiaries, ये आप कोट कर सकते हो। एंड सिमिलरली रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, द इंक्लूजन ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो हम लोग ने अभी जस्ट इंक्लूड किया विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क, फर्दर इन अ वे स्ट्रेंथन्स द विजन ऑफ प्रोवाइडिंग द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये आप बात कर सकते हो। एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुष्मान भारत, जो कि सेकंड पॉइंट था हमारा। कोर गोल्स क्या है, द फंडामेंटल गोल ऑफ द आयुष्मान भारत इज टू प्रोवाइड सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर अराउंड 5 लाख पर फैमिली एनुअली जो हो वो होना चाहिए, स्पेसिफिकली कवरिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, which is non-recurring cost, non-recurring insurance scheme target at a large number of families, वो आप बात कर सकते हो। एंड देन वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज द लॉन्ग टर्म केयर एंड मेंटल हेल्थ, लॉन्ग टर्म केयर पर और मेंटल हेल्थ पर भी इसका फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो है स्पेसिफिकली जो ऑब्जेक्टिव है उसको कर्टेल करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ वेदर इंडिया सेकेंडरी एंड टर्सरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इज इट सफिशिएंट इनफ, इज इट गुड इनफ टू हैंडल द स्केल ऑफ सर्विस विच इज रिक्वायर्ड। पर्टिकुलरली अगर हम लोग रूरल अंडर सर्व्ड एरियाज में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या वो सर्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड देन इन बॉडी वी कैन टॉक अबाउट द की एस्पेक्ट्स ऑफ की एस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, स्पेसिफिकली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द एलिजिबिलिटी, राइट, विद एक्सक्लूजन क्राइटेरिया which was aimed at identifying the truly needy people. But there is a debate कि मतलब whether the criteria are appropriate or not. Number of beneficiaries जो हैं how they are defined, number of family members which is not clarified. तो वैसे उसी तरीके से same goes for health coverage also. We can talk about health coverage में क्या क्या issues key challenges हैं, that we can talk about definitely कि कौन कौन से diseases covered हैं, because there might be मतलब the scheme covers a wide array of diseases but may not encompass chronic or long term conditions, specifically mental health issues, or any preventive care is not there. ये चीजें हम लोग बात कर सकते हैं। एंड देयर आर सर्टेन इश्यूज विद रिगार्ड टू द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स। फिर उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, स्टेट का सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, स्टेट फेसेस द चैलेंज ऑफ पेइंग द प्रीमियम। एंड देन डिस्पैरिटीज का भी इशू है, डिस्पैरिटीज इन द इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस द स्टेट कैन आल्सो अफेक्ट द स्कीम्स यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, राइट। फिर इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं कि इश्यूज एंड कंसर्न्स क्या क्या उसमें आ रहे हैं। करप्शन है, फेक बिलिंग है, द प्रेजेंस ऑफ करप्शन एंड रिस्क ऑफ फेक बिलिंग स्पेसिफिकली इन द प्राइवेट सेक्टर इज इन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, वेयर मतलब एक तरीके से फ्रॉडुलेंट क्लेम्स बढ़ रहे हैं। अवेयरनेस का इशू है, देयर इज नीड टू पुट एफर्ट ऑन अवेयरनेस वाले एस्पेक्ट पर। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हमें फ्री करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स क्या क्या है, स्पेसिफिकली डिस्पाइट द इंटेंशन ऑफ द आयुष्मान भारत टू इंप्रूव द ओवरऑल हेल्थ access, there is
there is huge gap, in the healthcare infrastructure, especially in rural areas. And अगर हम लोग स्कीम की बात करें, स्कीम में फेस चैलेंजेस इन मीटिंग द डिमांड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल्स, ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारे पास नहीं है, वर्कर्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, वो हम बात कर सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उन पर क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है, बेनिफिशियरीज पर क्या इंपैक्ट है, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस ऑफ लो इनकम फैसिलिटीज मिल रहा है, गवर्नमेंट पर क्या इंपैक्ट हो रहा है कि क्रूशल रोल इन फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बट कंसर्न अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल होगा क्योंकि इतना पैसा आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, बेनिफिट्स फ्रॉम इंक्रीज्ड पेशेंट वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इट मस्ट एड्रेस द ट्रांसपेरेंसी एंड बिलिंग इश्यूज। वोटर्स एंड पब्लिक परसेप्शन पर भी होता है क्योंकि किसी भी स्कीम का इफेक्टिवनेस पर वो इन्फ्लुएंस आ सकता है। एंड फाइनली इन कंक्लूजन वी कैन टॉक अबाउट द इफेक्टिवनेस कि significant achievements has been achieved but it faces challenges within the infrastructure realm और corruption, state coordination का issue है, limited coverage है, जैसे लॉन्ग टर्म केयर नहीं है, मेंटल हेल्थ नहीं है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन इन सजेशन वाले एस्पेक्ट में फॉर इंप्रूवमेंट वी कैन टॉक अबाउट हाउ वी कैन एक्सपैंड द कवरेज टू इंक्लूड द क्रोनिक एज वेल एज मेंटल हेल्थ केयर, स्ट्रेंथन द सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन विद द टाइमली पेमेंट सिस्टम। हम बात कर सकते हैं किस तरीके से हाउ वी कैन एड्रेस द करप्शन एंड इंप्रूव द पब्लिक अवेयरनेस, वी नीड टू एनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड फाइनली हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस कैन ट्रांसफॉर्म द हेल्थ केयर इन इंडिया एंड इंप्रूव द ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स फॉर इंडिया फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। इस तरीके से हमारा जो स्कीम वाला जो अप्रोच है वो कवर होता है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्टर्स पर। आई नो दिस वीडियो इज गेटिंग बिट लॉन्ग बट ट्रस्ट मी दिस इज वर्थ इन्वेस्टमेंट, मतलब यू विल लर्न अ लॉट। सेक्टर्स पर हम लोग बात कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देखो हमारा ये सब चीज करने का अल्टीमेट एजेंडा क्या है, वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू थिंक सिस्टमेटिकली, चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, स्ट्रीमलाइन तरीके से चीजें आए। आप जो जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इसको आप इन्हीं एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस कर दो, यू वुड बी लाइक अनस्टॉपेबल। ठीक है, अब सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। किसी भी सेक्टर पर, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली जो कि इस सेक्टर को रिफ्लेक्ट करता हो। इंट्रोडक्शन में अगेन डेटा कोड कर सकते हैं, एक्स नंबर ऑफ पीपल हु आर इल, अनएजुकेटेड और आउट ऑफ द स्कूल और कॉलेजेस, पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इस टाइप के कोई भी डेटा हम लोग कोड कर सकते हैं स्पेसिफिकली जो उस सेक्टर से एसोसिएटेड हो। कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, हैज देयर बीन समथिंग हैपेंड लाइक रिसेंटली जो उस चीज पर लाइट फोकस करता है, थ्रोज लाइट, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हो, पुट्स लाइट बैक ऑन दिस सेक्टर। अगर कोई हेल्थ केयर सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इशू आ गया उस पर, उस सेक्टर पर फोकस आ चले जाता है, तो दैट वी कैन टॉक अबाउट। सिमिलरली इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कोड कर सकते हैं। एंड इन मेन बॉडी भी, इसके मेन बॉडी का अप्रोच क्या होता है, इनके मेन बॉडी में जो भी सेक्टर वाइज जो क्वेश्चन होता है सेक्टर के लिए, एक तो इक्विटी का इशू होता है और दूसरा एक्सेस का इशू होता है। इक्विटी मतलब इक्विटी में बेसिकली पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन का एक इशू आता है। क्या होता है, जैसे बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट, वो जो है उसकी वजह से व्हाई हैव दे बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मतलब अगर वो किसी एक स्पेसिफिक, लेट्स से दे आर माइनॉरिटीज, दे आर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनकी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है उसकी वजह से क्यों उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, दैट वी कैन टॉक अबाउट। चाहे वो कोई जेंडर हो और डिसेबिलिटी हो, तो उसमें हम बात कर सकते हैं स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज दैट, मतलब क्या इक्विटी का प्रॉब्लम है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसमें इशू क्या आता है। जैसे जेंडर और डिसेबिलिटी के केस में इंक्लूसिविटी का इशू आता है, फिर उसके लिए हम लोग सोल्यूशन देंगे। सिमिलरली लोकेशन का प्रॉब्लम आता है, चाहे वो मतलब जेंडर और डिसेबिलिटी का जो इशू आता है वो किस लोकेशन पर हो रहा है। इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है रूरल में अलग होगा, अर्बन एरियाज में अलग होगा, फिर उसके सोल्यूशंस। सिमिलरली अफोर्डेबिलिटी का कि कॉस्ट क्या है, उसका कॉस्ट क्या है जो एक इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। अगर कोई चीज बहुत महंगी है तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी अफोर्डेबल फॉर अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग इवन अ सिंगल पेनी टू बाय समथिंग। ये चीज हम लोग इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बॉडी में दे सकते हैं उस स्पेसिफिक सेक्टर से एसोसिएटेड। एंड देन सेकंड इज एक्सेस, जो कि एक सोशल वेरिएबल है। एक्सेस के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात कर सकते हैं किस तरीके से कास्ट एक बैरियर बनता है, कास्ट के बेसिस पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन का आ रहा है, सोल्यूशन हम लोग दे सकते हैं कि हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, किस तरीके से इंटर डाइनिंग को हम लोग प्रमोट करना है। क्योंकि एक फेमस डायलॉग है कि जात भात खाकर जात नहीं पूछते हैं, इफ वी स्टार्ट इंटर डाइनिंग टुगेदर, हम लोग साथ में खाना खाना शुरू करते हैं तो हम एक दूसरे के जात के बारे में कंसर्न नहीं रखेंगे। सेम गोस फॉर रिलीजन ऑल्सो, रिलीजन इज ऑल्सो एक्सेस प्रॉब्लम। कई बार रिलीजन स्पेसिफिक बायसेस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक लोगों के बीच में एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है, राइट, ये चीज हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। तीसरा जो है, ये दोनों जो चीजें हैं ये सोशल सेक्टर से एसोसिएटेड है, और ये जो है इन जनरल में हम लोग एक्सीलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर सकते हैं किसी एक सेक्टर में स्टेक होल्डर ने क्या क्या एक्सीलेंस अचीव की है, कि वो क्या वो जो स्कीम है, जो वो सेक्टर है उसमें क्या क्या चीजें अचीव की गई हैं, उस सेक्टर के बेनिफिशियरीज क्या है, प्रोवाइडर्स कौन है, उसमें फैसिलिटेटर कौन है। जैसे एक्सीलेंस के केस में हम लोग स्टेक होल्डर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर कौन सा होगा उस सेक्टर का, जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन का स्टेक होल्डर कौन होगा, स्पेसिफिकली बेनिफिशियरी में स्टूडेंट होगा, प्रोवाइडर कौन होगा, टीचर होगा, फैसिलिटेटर कौन होगा, गवर्नमेंट होगा, फिर स्कूल होगा। स्टूडेंट के लिए क्वालिटी या फिर क्वांटिटी का इशू होगा, टीचर के लिए क्वालिटी का अगेन इशू आएगा, और गवर्नमेंट या फिर स्कूल के लिए वो रिसोर्सेज का इशू होगा। ठीक, फिर कंक्लूजन में हम लोग बात कर सकते हैं किस तरीके से स्टेक होल्डर अप्रोच से या फिर पोटेंशियल, अगर ये चीजें
इंप्रूव की जाती है तो इस सेक्टर का क्या पोटेंशियल है वो हम लोग बात कर सकते हैं। फाइनली वी कैन टॉक अबाउट द कंक्लूजन्स, सॉल्यूशन ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, किस तरीके से ये जो सॉल्यूशंस अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें किसी एक स्पेसिफिक कमेटी का तो दैट वुड इफेक्टिवली इंप्रूव द कंडीशन ऑफ दैट सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किसी भी अदर सोशल सेक्टर हो। तो ये एक अप्रोच हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शनल अप्रोच। ये भी एक अप्रोच होता है स्पेसिफिकली कोई भी इश्यूज हो, कोई भी इश्यूज हो, अगर कोई भी एंटिटी उसमें इन्वॉल्व है, उस एंटिटी का व्हाट दे डू एंड आर दे एबल टू डू व्हाट दे आर सपोज टू डू, ये क्वेश्चन हमें पूछना है। फंक्शनल अप्रोच, क्या वो जो इंटेंडेड है, क्या वो एंटिटी वो फंक्शन कर पा रही है? इसका इंट्रोडक्शन अगेन डेटा से करो या फिर कॉन्टेक्स्ट से करो, कोई कॉन्टेक्स्ट रिसेंट न्यूज में वो आप कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें फंक्शनल अप्रोच, वो क्या फंक्शन कर रहा है, व्हाट डू दे डू। जैसे मीडिया है तो मीडिया में एक्यूरेसी का इशू है, कवरेज का इशू है, बायस का इशू है। फॉर एग्जांपल फेक न्यूज हो गया, पेड न्यूज हो गया, एडवर्टाइजमेंट का इशू हो गया, पोलराइजेशन का इशू हो गया। ये आप सारी चीजें हम लोग बात कर सकते हैं। इसमें आर्ग्यूमेंट फॉर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, डेटा, कॉन्टेक्स्ट, डन। सिमिलरली जुडिशरी अगर हम लोग बात करें तो उसके फंक्शनल रोल्स क्या क्या है? प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। ये सारे डायमेंशंस पर हमें मेन बॉडी उसकी बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अगर हम लोग लाते हैं, जैसे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है, उसी तरीके से अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है, किस तरीके से ये जुडिशरी को एक्सेसिबल बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा, फेयर बनाएगा, ट्रांसपेरेंट बनाएगा, इस पर हमें बात करना है। उससे रिलेटेड आर्गुमेंट फॉर, आर्गुमेंट अगेंस्ट, उसका डेटा देना है, कॉन्टेक्स्ट देना है, डन। सेम गोज फॉर रिलीजन, कोई भी रिलीजन का फंक्शनल रोल क्या है? मतलब किसी भी रिलीजन में बेसिकली उसकी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर बात करो, क्या वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, उसमें एम्पावरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम लोग ला रहे हैं तो क्या वो एम्पावर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आर्गुमेंट फॉर, आर्गुमेंट अगेंस्ट, डेटा, कॉन्टेक्स्ट, डन। सेम गोज फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक लार्जर फंक्शनल इश्यूज है तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेलिबरेटिव एलिमेंट होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी अगर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं तो क्या वो डेलिब्रेशन को इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे इस बार का जो प्रीलिम्स में मेंस में क्वेश्चन आया था पार्लियामेंट्री कमेटी का, क्या वो रेलेवेंस स्पेसिफिकली अगर एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ रहा है तो क्या वो सही है या नहीं सही है, तो क्या वो डेलिब्रेशन को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, क्या वो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस वी हैव टू टेल। फॉर एग्जांपल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये चीजें हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि दोस पीपल हु आर क्रिमिनल्स हु आर गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स और दोस हु आर जेन्युइन दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी। सेम गोस फॉर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। किस तरीके से स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंप्रूव करेगा, इंक्लूसिवनेस को इंप्रूव करेगा, क्योंकि अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच इज हैविंग लॉट ऑफ फंडिंग वुड ऑलवेज बी हैविंग अ एडेड एडवांटेज, और जिसके पास फंडिंग नहीं है वो ऑलवेज इट विल स्ट्रगल, तो उसको दूसरे मींस को ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। करप्शन एक्चुअली ब्रीड्स फ्रॉम दीज इश्यूज आल्सो। तो स्टेट फंडिंग हम लोग कर सकते हैं क्या, क्या उसका फिजिबल सोल्यूशन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर क्या इफेक्ट आने वाला है। एंड फाइनली वी कैन कंक्लूड बाय टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस का रोल बनाने के लिए उसका पोटेंशियल क्या है और उसके स्टेक्स क्या क्या है। अगर डेमोक्रेसी थ्रेटन होती है तो स्टेक पर क्या जाता है। सेम वही फ्रेमवर्क जो हम लोग ने पहले बनाया है उसी को हम लोग यहाँ पर कोड कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर वाले में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रो में अगेन डेटा कॉन्टेक्स्ट हमें देना है। सेम नाउ वी हैव लर्नड सफिशिएंटली, नाउ लेट्स गो अहेड विद बॉडी। बॉडी में एजुकेशन के क्या क्या स्टेक होल्डर्स है, एजुकेशन सेक्टर के क्या क्या स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टूडेंट होगा स्पेसिफिकली, ये जो चीज है ये केस स्टडीज में तो बहुत अच्छे से यूज होती है, स्पेसिफिकली जीएस 4 में। स्टूडेंट है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, स्कूल स्टाफ है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स है, उसमें प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस, आर्गुमेंट्स फॉर अगेंस्ट, डेटा फैक्ट, डन। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए डॉक्टर है, पेशेंट्स है, मेडिकल कॉलेज है, फार्मा कंपनी है, फार्मा स्टोर्स है, सोसाइटी या फिर कम्युनिटी या फिर स्टेट है, गवर्नमेंट है, ग्रास रूट हेल्थ केयर हेल्थ वर्कर्स है, पैरामेडिक स्टाफ है। ये सारी की सारी चीजें हैं स्पेसिफिकली हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। देन टॉक अबाउट द स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए अगेन वहां पर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, बिजनेस है, कंज्यूमर्स है, गवर्नमेंट है, स्मॉलर बिजनेस ओनर्स है, कॉर्पोरेट हाउसेस है, टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टार्टअप अपने चीजों को बूस्ट कर रहा है, वो चीजें हम लोग बात कर सकते हैं। सेम गोस फॉर जुडिशरी, जुडिशरी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी है, लिटिगेंट्स है, क्रिमिनल्स हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोग बात कर सकते हैं। ये इसके स्टेक होल्डर्स है। ये स्टेक होल्डर पहले से ही अगर हम लोग ने थॉट में बनाकर रखा होगा तो ये मतलब ये प्रोसेस बहुत ऑटोमेट हो जाएगा। इलेक्शन है तो इलेक्शन में क्या होगा, वोटर्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कॉन्टेस्टेंट्स है, पॉलिटिकल पार्टी है, मीडिया है, डोनर्स है, एंड देन नेशनल नेशन है, कंट्री एज अ होल है एज अ स्टेक होल्डर। ये सारी की सारी चीजें हमें लिखनी है। एथिकल वैल्यूज की जब हम लोग बात करें तो उसमें फैमिली का रोल आता है, सोसाइटी का रोल आता है, एनवायरमेंटल एथिकल वैल्यूज आते हैं, इंटरनेशनल एथिक्स आती है, नेशनल एथिक्स आती है, प्रोफेशनल में प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट में प्रोफेशनल एथिक्स आती है, और पर्सनल लेवल पर एथिकल वैल्यूज जो होते हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल ले कोई भी चीज सक्सेस का, सो व्हाट डज इट मीन टू यू, वी हैव टू गिव एग्जांपल्स। व्हाट डज इट मीन का मतलब फैमिली के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, एनवायरमेंट के लेवल पर सक्सेस का मतलब क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन इटसेल्फ इज अ सक्सेस। फिर उसके एग्जांपल देने हैं, हाउ टू मेक राइट फॉर्म ऑफ इट, मतलब अगर कोई चीज अगर प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से सही बनाया जा सकता है।
उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर अप्रोच हो गया। आई नो आई एम रशिंग इट अ बिट, बट आपको अभी पूरा नाउ यू हैव चार्ज अप, नाउ यू नो हाउ टू डील विद दिस। ठीक है, अब चलते हैं बायलेटरल। बायलेटरल में क्या करना है, इंट्रोडक्शन में अगेन, और बायलेटरल जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। कॉन्टेक्स्ट अब बता दो कि रिसेंट विजिट कोई, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी रिसेंट विजिट हुआ G20 के लिए, तो उससे रिलेटेड अगर कोई टॉक्स हो रहा है तो उसको आप डिस्कस करो, मीटिंग्स और इवेंट्स दैट हैज हैपेंड ओवर देयर, उससे रिलेटेड कोई डेटा कोट करो कि रिसेंटली ट्रेड से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उसको कोट करो कि ट्रेड हो रहा था, ट्रेड में कुछ इश्यूज और या फिर चैलेंजेस हुए और उसको सॉल्व करने के लिए एक मतलब टॉक्स चल रहा है, उसको आप कोट कर सकते हो। जैसे WTO में स्पेसिफिकली यूएस ने एक कंसर्न रेज किया था अगेंस्ट द इंडिया कि इंडिया इज अब्यूजिंग इट्स पीस क्लॉज, स्पेसिफिकली जो WTO में है, जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है उसमें 10% से ज्यादा हम लोग दे रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कंसर्न रेज किए हैं, तो वो डेटा आप दे सकते हो। टाइमलाइन के बारे में बात कर सकते हो, किस तरीके से फॉर एग्जांपल इंडो रशिया रिलेशंस है, तो हाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कोलैबोरेटिव टू कॉम्पिटिटिव। एक समय था जब हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, अर्लियर वी वर हैविंग प्रॉक्सिमिटी विद रशिया, नाउ वी आर मतलब वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवरसेल्फ फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग टाइमलाइन वाला अप्रोच दे सकते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए। बेसिकली कोई भी एक क्वेश्चन आ रहा है इंडो रशिया रिलेशंस पर, तो उस पर हम लोग इंट्रोडक्शन उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से बात कर सकते हैं। ठीक, अब बॉडी में देखो कोई भी आईआर का क्वेश्चन हो उसमें या तो टेरिटोरियल इशू होगा, या तो पॉलिटिकल होगा, या फिर मिलिट्री या फिर न्यूक्लियर मिलिट्री से रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, सोशियो और कल्चरल या फिर एथनिक इश्यूज होंगे, चाहे वो उनका मतलब उनकी कोई एथनिसिटी होगी, कोई कम्युनिटी होगी, उस पर क्वेश्चन होगा, एनवायरमेंटल इश्यूज पर क्वेश्चन होगा, या फिर टेक्नोलॉजी पर होगा। इन सब पर चाहे वो जितने भी ये इश्यूज हैं, इन सब में ये 5 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है, किन किन पॉइंट पर कन्वर्जेंस होगा, किन किन पॉइंट पर डाइवर्जेंस है, किन किन पॉइंट पर उसका कॉन्टेक्स्ट और डेटा में देना है, उसके इंप्लीकेशंस क्या है और सॉल्यूशंस क्या हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेरिटोरियल इश्यूज में जैसे लैंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर स्पेस हो सकता है, उसका क्या क्या पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, क्या क्या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडिया चाइना, तो कहाँ कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल लेवल पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, उस पर हमें उसको ओपन अप करना है। मिलिट्री या फिर न्यूक्लियर इश्यूज हो तो उसमें डिसआर्मामेंट किस तरीके से किया जा सकता है, या फिर इकोनॉमी में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मिसयूज होना, या फिर इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, दैट वी कैन टॉक अबाउट। एनवायरमेंटल इश्यूज में, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज में किस तरीके से हमारा कन्वर्जेंस है, अगर हम लोग क्या हम लोग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, क्या हमारा डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड की तरफ नजरिया अलग अलग है या नहीं है, क्या हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि अडेप्टेशन और मिटिगेशन में डिफरेंसेस होने चाहिए, हमें एक ग्लोबल फंड बनाना चाहिए, स्टॉक टेक करना चाहिए, चाहे वो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, उसमें हम इस चीज को कोट कर सकते हैं। राइट, फाइनली वी कैन टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में किन पॉइंट पर हमारा कोऑपरेशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, रिसेंटली चेंज ऑफ गार्ड हुआ, फिर वहां पर किस तरीके से इंडिया अपना अलायंस कंटिन्यू करना चाहता है, उसके अपने इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना चाहता है, इवन दो देयर इज अ गवर्नमेंट विच इज नॉट ऑफ ग्रेट हेल्प टू द इंडियन इंटरेस्ट, बट स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग, स्टिल वी हैव टू एंश्योर दैट कि हम यहाँ से चीजों को कंटिन्यू करें। राइट, और फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि पोटेंशियल क्या क्या है, व्हाई रिलेशंस आर सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव प्रॉस्पेक्ट इन द रीजन, उस रीजन में प्रॉस्पेरिटी रखने के लिए क्यों ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना का बहुत ही सही रहना बहुत जरूरी है, क्यों है, दैट वी हैव टू कोट। ठीक है, अब आ जाते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए जो कि वेरिएबल्स वाइज, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग अप्रोच है, एंड व्हिच आई से इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू राइट द आंसर्स। कैसे, लेट्स सी। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन डिसीजन मेकिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी का डिसीजन मेकिंग पर क्या इंपैक्ट होता है, दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई इज इट सो परवेसिव, मतलब कि डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना परवेसिव क्यों है, उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट देना है, उसके लिए डेटा देना है, डेफिनेशन देना है, क्यों डिजिटल टेक्नोलॉजी न्यूज में आ रहा है, उसके क्या क्या डेटा आ रहे हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका का कोई इशू हुआ हो या फिर कहीं पर डेटा लॉस हुआ, जैसा भी रिसेंटली आई थिंक द गार्डियन ने अपना जो अपने पोस्ट होते हैं वो एक्स यानी कि ट्विटर जो फॉर्मल ट्विटर था उससे उसने हटा लिया, नाउ इट वुड नॉट यूज एक्स एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, क्यों, क्योंकि वहां पर एक्शंस नहीं लिए जाते थे, बहुत मतलब एक तरीके से चीजों को फ्लैग नहीं किया जाता था, वो आप बात कर सकते हो। एंड देन इन मेन बॉडी वी कैन टॉक अबाउट व्हाई इशू एक्स इंपैक्ट्स वाई, व्हाई डिजिटल टेक्नोलॉजी इंपैक्ट्स द डिसीजन मेकिंग, दैट वी कैन टॉक अबाउट। हाउ डज एक्स पॉजिटिवली इंपैक्ट, ये आप बात कर सकते हो। हाउ डज एक्स दैट इशू नेगेटिवली इंपैक्ट एंड हाउ शुड एक्स इंपैक्ट वाई, ये चीज हम बात कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन लॉ, किस तरीके से हाउ एंटी डिफेक्शन लॉ इंपैक्ट्स इंडिविजुअलिटी ऑफ legislature, how anti-defection law in a way positively impact the individuality of the legislature, how anti-defection law negatively impact the overall party ecosystem, how should
एंटी डिफेक्शन लॉ इम्पैक्ट ओवरऑल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर अपहेल्ड, ये वाली बात हम लोग वहां पर बता सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी इशू हो, यू जस्ट एनालाइज लाइक दिस, वाई सॉरी एक्स इम्पैक्ट्स वाई, हाउ डज एक्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स वाई, नेगेटिवली इम्पैक्ट्स वाई, एंड ओवरऑल हाउ शुड इट इम्पैक्ट, मतलब उसका इम्पैक्ट एक्चुअल में कैसे होना चाहिए। ठीक है, फाइनली कंक्लूजन में, शुड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम एक्स इम्पैक्ट वाई, मतलब इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो उसको इम्पैक्ट करती हैं, चाहे उसका पोटेंशियल हो चाहे उसका स्टेक हो, इससे सेम इन्हीं चीजों पर हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज अबाउट केस स्टडीज। केस स्टडीज के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो केस स्टडीज में बेसिकली हमें बात करना है कि रीड द क्वेश्चन बिफोर द केस स्टडी। एक चीज हमें ध्यान में रख लेना है, केस स्टडीज को करने से पहले हमें क्वेश्चन रीड कर लेना, ताकि वी आर अवेयर कि हमें आंसर में ढूंढना क्या है। ठीक, फिर चूज द ऑर्डर, चाहे आपको केस स्टडीज अटेम्प्ट करना है पहले आप उसको करो, या फिर अगर आपको स्टैटिक जो क्वेश्चंस आते हैं और कोड बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो करना तो वो करो। इट बेस्ड ऑन, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस एंड योर प्रेफरेंस, व्हिचएवर सूट्स यू दैट यू कैन डू दैट। ठीक है, बाकी केस स्टडीज को जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलवेज ऐसे डिलेमास होंगे विच वुड ऑलवेज बी बिटवीन टू राइट्स एंड टू रॉन्ग्स, इट वुड नेवर एवर बी लाइक मतलब कि आपको राइट या रॉन्ग में चूज करना है। केस स्टडीज आर मेंट लाइक दैट कि यू हैव टू डू थिंग्स विच हैज लीस्ट हार्मफुल इंपैक्ट, मतलब अगर दो राइट है तो उसमें से कौन सा बेटर चॉइस होगा। ठीक है, तो केस स्टडीज का इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये जीएस 4 के लिए बाय द वे। हु डज द इशू अफेक्ट, मतलब वो इशू किसे अफेक्ट करता है उसको आप कोट करो, एंड देन व्हाई डू दे अफेक्टेड, मतलब वो लोग अफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सैंड माफिया का कोई केस हो रहा है, उस पर एक सीनियर ऑफिसर है इज फेसिंग द थ्रेट, तो उसमें हु डज द इशू अफेक्ट, जो सीनियर ऑफिसर है वो खुद ही अफेक्ट हो रहा है, दूसरा सोसाइटी एट लार्ज इफेक्ट हो रही है। व्हाई डू दे अफेक्टेड, बिकॉज सैंड सैंड इज द क्रिटिकल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी, इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है, वहाँ के डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन होती है वो पुश बैक की जाती है। दैट इज व्हाट यू कैन कोट, एंड देन इन बोर्ड in main body we can talk about why is this conflict, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। तो कॉल ऑफ, मतलब यहाँ पर जैसे सैंड माफिया के केस में हम लोग बोल सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वर्सेस पर्सनल सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट तो है ही ना, हमें अपना काम करना चाहिए या फिर अपनी पर्सनल सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। व्हाई इज इट अ कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट है ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो आपको थ्रेट मिल रहा है तो आपकी फैमिली को थ्रेट है, जैसे खाकी जो वेब सीरीज थी उसमें दिखाया गया कि इस तरीके से ऑफिसर की फैमिली टारगेट की जा रही थी, एक तो फैमिली को बचाना है या फिर डिस्ट्रिक्ट को बचाना है। तो वहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल सेम डिलेमा जो होता है वो सोल्जर का भी आता है कि उन्हें अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए या फिर लार्जर कॉल ऑफ ड्यूटी नेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। डॉक्टर्स के केस में अगर हम बोल सकते हैं जैसे अभी कोविड-19 जब हुआ था उस समय डॉक्टर्स को पेंडेमिक में बाहर जाना, इन अ वे दे आर पुटिंग देयर फैमिली एट रिस्क, क्योंकि जब वो लोग वापस आएंगे तो फैमिली उससे हो सकता है अफेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से ये जो मेन बॉडी में हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाई इज देयर कॉन्फ्लिक्ट, एंड फाइनली कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए, सॉरी। तो कोर्स ऑफ एक्शन या तो यू हैव टू डू समथिंग और यू नॉट टू डू समथिंग। अगर आपको कोई भी चीज करना है, जैसे इसके दो अप्रोच हो सकते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, या फिर और अगर आप उस चीज को कर रहे हो तो उसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स आप वो बातें करोगे। फॉर एग्जाम्पल डोंट चैलेंज, मतलब आप स्टेटस को मेंटेन करके रखो और आगे बढ़ो। सैंड माफिया के केस में यू डोंट चैलेंज एंड जस्ट मूव अहेड, या फिर दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कोर्स ऑफ एक्शन कि काउंटर द अटैक, मतलब काउंटर एंड अटैक, उसको प्रोटेस्ट करो और अटैक करो और आप रिहेबिलिटेशन मंगवाओ, लोगों का सपोर्ट मंगवाओ। एंड और तीसरा ऑप्शन ये बनता है कि आप रिक्यूज करो एंड आस्क अदर्स टू लीड, ये आप कर सकते हो, जो कि इट वुड बी पुटिंग मतलब यू इन द बैड लाइट कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर भाग रहे हो, दूर भाग रहे हो। सेम गोज फॉर, मतलब कि अगर आप नहीं कुछ कर रहे हो तो उसके ना करने के डिफरेंट वेज ऑफ नॉट डूइंग सो, एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स आप वो बात कर सकते हो, जैसे शट द मैटर डाउन, शांत होकर बैठ जाओ, या फिर सेटअप इंक्वायरी, और या फिर आप ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट कर दो। तो इस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन आप ले सकते हो, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये मैं टॉपर्स कॉपीज में दिखाऊंगा किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कि हर एक एक्शन के लिए मेरिट्स डिमेरिट्स एंड व्हाट यू विल यू चूज दैट वी हैव टू टेक। ठीक है, फाइनली कंक्लूजन में, आउटकम बेस्ड ऑन इम्पैक्ट। कंक्लूजन में हमें क्या करना है कि एक ऐसा आउटकम जो इम्पैक्ट पर बेस्ड हो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका एक्स्ट्रापोलेशन हम लोग थर्ड पार्टी पर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कोई एक इशू है तो उसका थर्ड पार्टी पर क्या इंप्लीकेशन हो रहा है, दैट वी कैन टॉक अबाउट। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सैंड माफिया के केस में उसका थर्ड पार्टी पर क्या इंप्लीकेशन हो रहा है, उसका आउटकम क्या होगा अगर आपने एक्शन लिया तो मतलब पीस वुड बी रिस्टोर्ड। सो एट द एंड हमें क्या करना है, कंटिन्यू द परस्यूट ऑफ जस्टिस, वी हैव टू रिक्वेस्ट, मतलब अगर आपको करना है तो यू कैन रिक्वेस्ट द प्रोटेक्शन फ्रॉम एंड कॉल फॉर द मतलब फैमिली को रिलोकेट करने के लिए बोल दो और प्रोटेक्शन फैमिली को दो, और बाकी आप कंटिन्यू द परस्यूट, टेक द एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रेट, कीप हायर ऑफिशियल्स इन कॉन्फिडेंस, उनको बता कर रखो कि हमें हमें ऐसा एक्शन ले रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंस ऑफ योर सीनियर्स, and try to understand that you are part of something bigger than yourself and we have to uphold that, ये जो विजन है ये यहाँ पर आना चाहिए।
थोड़ा सा एक पोइटिक एलिमेंट हमें यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली और यही चीज एथिकल इश्यूज वाले मतलब यहाँ पर जो है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज का हो, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी का, चाहे वो रेफ्यूजी राइट्स का हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, क्लोनिंग का हो, सर्विलांस, सरोगेसी, सो मेनी एथिकल इश्यूज, हर एक पर इस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को रिसाइकल करना है, इन्हीं एग्जांपल्स को रिसाइकल करना है और उसको इस तरीके से फिट करना है कि वो स्पेसिफिक डिमांड को के हिसाब से चीजों को कॉन्टेक्चुअलाइज हो जाए, ठीक है। So finally, we are almost done with all this answer writing structures. Now we have to talk about answer writing guidelines. Answer writing guidelines में हमें क्या बात करनी है कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। देखो बेसिक सी बात है कि हमें पेन एंड पेपर यूज करना, पेन जो यूज करना थोड़ा सा स्मूथ हो, ताकि आंसर राइटिंग करते वक्त वो बहुत ही क्विक, मतलब आपको कम से कम नहीं कुछ तो 200 टू 500 वर्ड्स का बेनिफिट होता है ओवरऑल पेपर में। एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन आंसर का एडवांटेज होगा अगर आपके पास बहुत ही फ्लूइड पेन होगा, ठीक है। दूसरा, वी हैव टू वी आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग आउटसाइड, ये एक चीज है। फाइनली कुछ एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है दैट आई शो इट टू यू, जिसमें मैंने मतलब कुछ गाइडलाइंस थे आंसर राइटिंग के गाइडलाइंस, वो मैं आपको शो कर देना चाहता हूँ। एंड विद दैट आई टॉक अबाउट मतलब आपका आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, दैट आई शो इट टू यू, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ बेसिकली, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, नहीं तो मैं उस चीज को मैं बाद में कर दूंगा बिकॉज आई थिंक वीडियो इज गेटिंग लॉन्ग। दैट्स इट, I would say thank you so much. Thank you so much for sticking this till the end. And I really, really appreciate your patience. Thank you so much. I'm really telling you thank you so much for sticking till this till the end. This video has been really, really very, very long. But आप लास्ट तक रुके रहे, that is the best thing to do. फोकस रिवॉर्ड के सेंस में अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन डाउट आस्क इन द क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो, अदरवाइज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप अपने पर्सनल क्वेरीज को पूछ सकते हो एंड वील गेट कनेक्टेड विद, ठीक है। That's it. Now I have also been exhausted a lot. That's it. Thank you so much. Thank you so much for your patient listening. Bye bye. Jai Hind.